नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, चैप्टर 7 है और ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें अभी तक हमने 6 अध्याय है वो तो कंप्लीट कर ली है। 7वें अध्याय का पहला पार्ट हमने कल देख लिया था, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। जिसमें हमने महाजनपद के बारे में बात की थी कि महाजनपद क्या होता है, महाजनपद कैसे बने थे, ठीक है। उसके बाद में हमने मगध के बारे में बात की थी। मगध में अलग अलग जो डायनेस्टी बनी थी उसके बारे में बात की थी। फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र था बिंदुसार, उसके बारे में बात की थी। उस टाइम में मगध साम्राज्य कैसा था, क्या था, सारी चीज़ें हमने डिटेल में इसके बारे में बात की थी। जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण था, उन सारी विषयों पर हमने चर्चा की थी। तो ये तो हमारा कल का था। आज हम क्या चीज़ें बात करने वाले, किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये 6th क्लास का है, 6th क्लास की एनसीईआरटी, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बट हम एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी हमारा बेस है, पर हम बात कर रहे हैं पूरी ओवरऑल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, आज हम सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। द ग्रेट सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक, इस पे स्टार लगा दो। कितने स्टार लगाने, 4 स्टार लगा दो। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, पीसीएस का भी फेवरेट टॉपिक है। जितना बुद्धिज्म और जैनिज्म इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही सम्राट अशोक वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म से जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से सम्राट अशोक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों से लिंकअप करके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल होगी, डीप में डिस्कस करेंगे। तो घबराना नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें लगे तो हम वापस रिपीट कर लेंगे, बट आपको है ना शांति से एक बार सुन लेनी सारी बातें, ठीक है। तो सम्राट अशोक के बारे में बात करते हैं। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। इनके पिता का नाम था कि बिंदुसार। अब बिंदुसार की मृत्यु के बाद में सम्राट अशोक है वो शासक बनते हैं। जन्म इनका कब हुआ था, सम्राट अशोक का जन्म हुआ था 304 BCE में। जन्म कब हुआ था, सम्राट अशोक का जन्म हुआ था 304 BCE में। कृपया करके एक बार ध्यान से सुनना और चीज़ों को याद करने की कोशिश करना, क्योंकि जो चीज़ें याद करने लायक है उसे आप समझा ही नहीं जा सकता। जैसे इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। इनका जन्म 304 BCE में हुआ था, तो इसमें समझाने वाली बात नहीं, आपको ये फैक्ट याद करना होगा। अब ये फैक्ट क्यों करना होगा, यूपीएससी डायरेक्ट फैक्ट तो पूछती ही नहीं है कि सम्राट अशोक का जन्म 304 में हुआ था या कब हुआ था। डायरेक्ट नहीं पूछती है, बट भी इनडायरेक्टली भी अगर हमें क्रोनोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा उत्तर है वो गलत नहीं होना चाहिए। इस वजह से आपको फैक्ट भी याद रखना है। तो सम्राट अशोक का जो जन्म हुआ था वो 304 BCE में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था बिंदुसार। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था बिंदुसार, याद रहेगा। माता जी का नाम क्या था, माता जी का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, ये इनकी माता जी का नाम था। क्या ये नाम वगैरह भी याद रखने होंगे, ये नाम वाम में इतना लोड मत लेना, ठीक है। इतना नहीं चलता, इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि नाम वगैरह भी आपको याद करने पड़े। अब इनका शासन, मतलब ये अशोक है वो राजा कब बने थे, अशोक है वो किंग कब बने थे। जन्म है वो 304 में होता है और अशोक है वो राजा बनते हैं 273 BCE में। 273 BCE में ये राजा बनते हैं। तो ये राजा कब बनते हैं, सम्राट अशोक राजा कब बनते हैं, 273 BCE में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनते जाओ। हो सके तो कहीं एक पेज पे लिख दो। अभी टाइम नहीं मिले, क्लास खत्म होने के बाद में रिकॉर्डेड सेक्शन देख लेना और वहाँ से जाके लिख लेना। जन्म कब हुआ था इनका, जन्म 304 में। माता जी का नाम, पिताजी का नाम छोड़ो, अगर याद नहीं लेते कोई दिक्कत नहीं है। ये बिंदुसार था और सुभद्रांगी था, ठीक है। 273 ईस्वी में, 273 BCE में ये राजा बनते हैं। और शासनकाल कब तक चलता है, अब ये 273 में ये राजा बनते हैं। परंतु इनका जो राज्याभिषेक होता है ना, राज्य अभिषेक बोलते हैं, राज्याभिषेक मतलब ये गद्दी पे तो बैठ गए थे 273 में, 273 में गद्दी पे बैठ गए थे। बट इनके जो राजा बनने के लिए तिलक खींचा जाता है ना, मतलब तिलक कि भाई राजा गद्दी पर बैठे हैं, पूरी तरह से ये राजा बन गए थे। वो कब बने गए थे, मैम नहीं भाई, भाई आदमी हूँ, आदमी मैन, सर नहीं, या दोस्त भाई बोल सकते हो। सीडीएस के लिए अवेलेबल है क्या ये कोर्स या नहीं। सीडीएस के लिए अब देखो, जीके तो बेसिक लेवल का है,
मेरे लिए हेल्पफुल होगी ये जीएस। बिल्कुल सीडीएस में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी करवाता है और यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो आप बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जीके की, जीएस की, है ना। तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। ओके। और अगर सीडीएस की कर रही है तो ये डेट भी याद रखा करो, ये फिगर होता है ना, ये भी याद रखने की कोशिश करो। सीडीएस में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। सम्राट अशोक का जन्म 304 में। मैं एक बार सारी बातें लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है। सम्राट अशोक का जन्म कब होता है? 304 बीसी में। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था बिंदुसार। माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी माताजी का नाम था। ठीक है। राजगद्दी पर कब बैठते हैं? राजगद्दी पर बैठते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे नोट्स। राजगद्दी पे 273 ईस्वी में बैठे थे और इनका राज्य अभिषेक हुआ था, मतलब ये राजा जो बने थे, इनका जो तिलक खींचा गया था वो कब खींचा गया था? 269 में, 269 बीसी में। तो अभी 4 साल तक इन्होंने क्या किया? 4 साल तक इनके भाइयों के साथ में युद्ध चलता रहा। 4 साल तक अशोक थे, इनके भाइयों के साथ में इनका युद्ध चलता रहा, राजा नहीं बने थे। फाइनली 269 ईस्वी में ये जाके राजा बनते हैं। तो आप ये याद रखना, 269 बीसी को याद रखना, 273 को भी याद रखना। यूपीएससी वाले याद मत रखना, जो यूपीएससी सीएससी की कर रहे हैं ना, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप ये डेटा याद नहीं रखोगे तो चलेगा। आप ओनली 269 को याद रख लो। ठीक है। एक एस्टिमेट आंकड़ा याद रखोगे तो आपका चल जाएगा। बाकी कोई तैयारी कर रहा है, सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है या किसी और एग्जाम, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप ये भी नंबर याद रखने की कोशिश करना। ठीक है। क्योंकि वनडे में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इतना पॉइंट आप याद रखना अशोक के बारे में। अब बात करते हैं इनके शिक्षा की, इनके युवा अवस्था के बारे में बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो बचपन में बुद्धिमानी थे, साहसी थे, योद्धा थे। ये तो सब राजा होते ही हैं, क्योंकि वो राजा बने हैं तो उनमें कुछ तो लक्षण ढंग के होंगे, तभी तो राजा बने हैं। तो राजा थे, साहसी थे, बुद्धिमानी थे, योद्धा थे, ये सारे लक्षण थे इनमें। शिक्षा इन्होंने कहाँ ली थी? शिक्षा इन्होंने तक्षशिला से ली थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, और एक उज्जैन, यहाँ से इन्होंने शिक्षा ली थी, तक्षशिला से और उज्जैन से, यहाँ से ये शिक्षा लेते हैं। राज्यपाल भी रहे थे, मतलब ये राजा बनने थे ना, राजा बनने से पहले ये उज्जैन और तक्षशिला के राजा भी और राज्यपाल भी रहे थे। आज के टाइम में जो गवर्नर होता है, मान लो उस टाइम में, आज के टाइम में जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, मुख्यमंत्री, तो उस टाइम में राज्यपाल हुआ करते थे। तो ये राज्यपाल कहाँ के रहे थे? ये तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल भी रहे थे। सम्राट अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि इनके बारे में बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जो बाल्यावस्था थी, बचपन था, वो कैसा था, इसके बारे में हम कुछ चीज़ों पर बात कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें याद रखने लायक नहीं है, बेसिक पॉइंट है, इसको याद नहीं भी रखोगे चल जाएगा, बट एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश जरूर करना। ठीक है। तो ये इनकी युवावस्था थी। अब इनके भाइयों से संघर्ष हुआ था। इनका भाई था जिसका एक का नाम था सुसीम, एक इनका भाई था जिनका नाम था सुसीम। अब सुसीम और अशोक के बीच में संघर्ष चलता है। वैसे इनके 4-5 भाई थे, बट ये सुसीम था ना, इनसे इनका संघर्ष चलता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। फाइनली अशोक है वो सुसीम को हरा देते हैं। इनका जो भाई था सुसीम को अशोक हरा देते हैं और 269 में जाके ये राजा बन जाते हैं। इनके जन्म के बारे में हमने बात की, इनकी शिक्षा के बारे में बात की। ये गवर्नर कहाँ के थे? तो तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनके भाई सुसीम से इनका संघर्ष हुआ, सुसीम को हराते हैं और आखिरकार ये राजा बन जाते हैं। अब कुछ आगे और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सर आप पीडीएफ नहीं अपलोड करते हैं? पीडीएफ बिल्कुल अपलोड करते हैं ना, टेलीग्राम पे जाके देखिए, ये रही पीडीएफ, ये अपलोड करेंगे टेलीग्राम पे, बिल्कुल अपलोड करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कलिंग। अब इनकी देखो, मैं पूरी डिटेल में भी बातें करूंगा, कलिंग के युद्ध के बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। अभी आपको ब्रीफ में आइडिया दे रहा हूँ। कल भी जैसे देखो मैंने पहले ब्रीफ में शॉर्ट में चीज़ें बताई थी, फिर सारी बातों को एक जगह जाके कंक्लूजन कर दिया था, मतलब सारी बातों को डिटेल में समझा दिया था। तो वैसे ही इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें पहले बताऊंगा, उसके बाद में डिटेल में सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। ठीक है। तो अभी मैं कलिंग के युद्ध के बारे में बता रहा हूँ। तो कलिंग के युद्ध में बताए, ये जो युद्ध था ना, ये एक टर्निंग पॉइंट था। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। अब टर्निंग पॉइंट कैसे था? टर्निंग पॉइंट इस प्रकार से था कि कलिंग की युद्ध के बाद में है ना, अशोक ने सब कुछ अपना चेंज कर दिया। अभी चेंज कैसे किया? आपका मैसेज आ रहा है, मैं आपको ना क्लास खत्म होने के बाद में आपको लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम के। ठीक है। कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक है वो शांति की ओर चले जाते हैं, अहिंसा को अपना लेते हैं। क्या होता है कलिंग का युद्ध? सबसे पहले बात करते हैं कलिंग का युद्ध हुआ कब था।
261 BCE में यहाँ पे ये मगध है, मगध वर्सेज कलिंग। कलिंग आज का उड़ीसा है। आज का जो उड़ीसा है वहाँ पे एक महाजनपद था, आज के उड़ीसा में एक महाजनपद था जिसका नाम क्या था, कलिंग था। तो कलिंग और ये मगध कहाँ पर है, बिहार में है। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। कलिंग भी बहुत बड़ा महाजनपद था, काफ़ी स्ट्रांग था, काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी शक्तिशाली था, और मगध तो अपने आप में था ही पावरफुल। इन दोनों में युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं। इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के बाद में जब सम्राट अशोक यहाँ पर जाते हैं कलिंग में, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे जो खून है ना, खून ऐसे पड़ा था लोगों का जैसे कीचड़ पड़ा हो ना, इस टाइप से लोगों की हड्डियाँ, लोगों के सिर ऐसे कीचड़ के तरीके से पड़ा था। जब अशोक इस सबको देखता है ना, इस कलिंग के युद्ध के बाद में इसका परिणाम को देखता है ना, तो अशोक का हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। उसको इतना मतलब अपमानित फील होता है, उसको ऐसा फील होता है कि भाई साहब मैंने क्या कर दिया है, लाखों लोगों को, लाखों बेगुनाह लोगों को मैंने मार दिया। ये मेरी एक ईगो के चक्कर में, मेरे एक साम्राज्यवादी सोच के चक्कर में मैंने लाखों लोगों को मार दिया। यहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और इसके बाद में अशोक है वो अहिंसा के मार्ग पर चलने लग जाते हैं। अब यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जब यूपीएससी में आप हिस्ट्री के बारे में बात करते हो तो हमारे एक टॉपिक आता है अशोक के बारे में, तो वहाँ पे एक मतलब क्वेश्चन आता है कि क्या कलिंग के युद्ध के बाद में सच में अशोक का हृदय है वो परिवर्तित हो गया था। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सच में, या ऑप्शनल भी आप तैयारी करो जिसकी हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको ये सारी चीज़ पता होगी कि क्या सच में कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सच में कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने अहिंसा को अपनाना शुरू कर दिया था। तो अब हम है ना अभी पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था या फिर एक बहाना था। क्या सच में अशोक है वो अहिंसा का पालन करने लग गई थी। क्या सच में कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने किसी को परेशान नहीं किया, किसी पर अटैक नहीं किया, कभी भी ऐसी सोच नहीं अपनाई। तो जब हम आगे बात करेंगे, फाइनल जब कंक्लूजन करने आएंगे, तब इस क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। यूपीएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछती है और जिसका ऑप्शनल है उसके लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछती है, ऑप्शनल में भी पूछती है और मेंस में तो ऐसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलिंग के युद्ध के महत्व के बारे में बात की जाती है। कलिंग का युद्ध क्यों इतना महत्वपूर्ण था, ठीक है, इसकी क्या महत्व था, इसका क्या परिणाम देखने को मिला था, ये सारी चीज़ें हैं वो जिक्र की जाती है कलिंग के युद्ध के बारे में। तो हम बाद में जिक्र भी करेंगे कलिंग का युद्ध का परिणाम क्या देखने को मिला था। क्या सच में अशोक है वो इससे प्रभावित हुए थे, क्या अशोक का सच में हृदय है वो परिवर्तित हो गया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। अभी एक बार आप ध्यान से सारी चीज़ें सुन लो, एंड में सबको हम कंक्लूज कर देंगे और बताएंगे भाई ये चीज़ें थी, इस प्रकार से ये घटना घटित हुई थी। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि कर्ण के इसके कलिंग के युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक को बहुत पश्चाताप होता है और वो हिंसा न करने की प्रण धारण कर लेते हैं। और उसके बाद में इसी युद्ध के बाद में, कलिंग के युद्ध के बाद में ही ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बुद्धिज्म की ओर चले जाते हैं। अब इस चीज़ को भी नोटिस करना, ये भी पॉइंट है वो नोटिस करने लायक है कि जय माता दी, कलिंग के युद्ध के बाद में एक परिणाम देखने मिला था, अशोक है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसका पूरे भारत पर प्रभाव पड़ता है, जहाँ जहाँ अशोक की राज था वहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अभी हम आगे बात करेंगे तब मैं ये चीज़ें भी बताऊंगा कि कलिंग के युद्ध का परिणाम कैसे पूरे भारत को प्रभावित करता है। कलिंग का युद्ध है वो उस टाइम के पूरे भारत को, पूरे मगध एम्पायर को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये हम एंड में देखेंगे। और यूपीएससी की ये टॉपिक फेवरेट है, मेंस में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, कलिंग का युद्ध है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है, पूरे भारत का जो आइडियोलॉजी का शेप है वही चेंज कर देता है ये युद्ध। क्योंकि अशोक है वो बुद्ध धर्म को अपना लेता है और अशोक जैसे बुद्धिज्म को अपनाता है वो दूसरे धर्मों की ओर उसका जो सोच था वो कम हो जाता है, तो बुद्धिज्म को प्रमोट करना है वो स्टार्ट कर देता है। तो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपनाएगा जो रास्ते काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद हो जाते हैं। क्योंकि कहाँ पर जब आप देखेंगे कलिंग में अशोक का एक शिलालेख मिलता है, वहाँ पे अशोक क्या कहता है, वहाँ पे अशोक है अच्छी अच्छी बातें करता है कि मैं है कलिंग की धरती से काफ़ी प्रेम करता हूँ, मैं काफ़ी अच्छा राजा हूँ, यहाँ पे इस प्रकार की बातें लिखवाता है। और जब आप अफगानिस्तान से इसका जो प्रस्थिति वगैरह मिलती है वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर अशोक अलग प्रकार की बातें करता है। कलिंग में अशोक अलग बातें कर रहा है और यहाँ पर अफगानिस्तान में अशोक अलग बातें कर रहा है।
तो इसे देखने से आपको समझ में आएगा कि अशोक की जो सोच थी ना, वो सोच यही थी कि किसी भी प्रकार से लोग मेरे से नफरत न करें। तो अशोक कितना आगे की सोच रहा है, आप ये देखना, धीरे धीरे आगे पढ़ोगे ना, तब आपको एक बात समझ में आएगी कि अशोक कितना भविष्य के बारे में सोच रहा है। ये अभी हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो कलिंग के युद्ध का परिणाम था। इसके बाद में बौद्ध धर्म की ओर इसका झुकाव चला जाता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शॉर्ट में पढ़ा के आगे बढ़ रहे, नहीं, मैं सारी चीज़ें डिटेल में भी आपको बताऊंगा। अब बौद्ध धर्म की ओर झुकाव जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है, अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक है वो बौद्ध धर्म अपना लेता है और इसे प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि पूरे भारत में और भारत के बाहर भी बुद्ध धर्म का प्रचार करना है वो प्रारंभ कर देता है। इसके लिए ये अलग अलग तरीके अपनाता है, अलग अलग लोगों को बाहर भेजता है कि बौद्ध धर्म को कैसे भी करके प्रचारित करो, बौद्ध धर्म को प्रसारित करो। इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, किस तरीके से इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। अशोक की धम्म नीति है वो प्रारंभ करता है। कलिंग के युद्ध के बाद में ही अशोक है वो धम्म नीति को अपनाता है। अभी अशोक की धम्म नीति क्या थी, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो ये सारे कलिंग के युद्ध के परिणाम देख रहे हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद में बुद्ध धर्म को अपना रहा है, धर्म की नीति को अपना रहा है। धर्म की नीति क्या थी, किस प्रकार से ये काम करती थी, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। शासन प्रणाली में उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अशोक की शासन प्रणाली में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है, ये प्रजा भलाई पर फोकस करने लग जाता है, प्रजा भलाई पर जोर देने लग जाता है। हेलो 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 हेलो। कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक की शासन प्रणाली में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है कलिंग के युद्ध के बाद में, परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है कि इसके बाद में प्रजा भलाई पर फोकस करने लग जाता है। अशोक है ना, पहले थोड़ा क्रूर राजा था, ठीक है। अशोक पहले क्या था, पहले युद्ध करता था, ठीक है, अपने भाइयों को भी इसने मारा है, थोड़ा क्रूर राजा हुआ करता था। बट यहां पे आप देखोगे अशोक है वो प्रजा भलाई पर फोकस करना स्टार्ट कर देता है कि कलिंग के युद्ध के बाद में हृदय परिवर्तन है, तो यहां पे प्रजा भलाई के कार्य है वो स्टार्ट कर देता है। राजकीय अफसर, मतलब एक ऐसा अफसर नियुक्त करता है जिसे हम धम्म महापात्र भी कहते हैं। ये अफसर का नाम याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगी। धम्म महापात्र, इस वर्ड को एक बार लिखो, धम्म महापात्र क्या है, इस वर्ड को एक बार लिखो पेपर में, इस वर्ड को एक बार लिखो, धम्म महापात्र। क्यों लिखना है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछेगी किस व्यक्ति के द्वारा, हेलो, एक बार बैक करके आओ, लाइव चालू पड़ा है, तो लाइव ऑन हूं मैं, तो ये बार ट्राई करो। बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है। ये धम्म महापात्र, इस वर्ड को लिखो, ये धम्म महापात्र क्या है, अशोक ने है ना एक ऐसा अफसर नियुक्त किया था, एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया था। किसके लिए अधिकारी नियुक्त किया है, ये अधिकारी नियुक्त किया गया है किसके लिए, धर्म के लिए। अशोक ने अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए धम्म महापात्र नामक एक अधिकारी है वो नियुक्त किया है। फिर से मैं बता रहा हूं, क्या चीज बता रहा हूं, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक की शासन प्रणाली में कुछ परिवर्तन देखने को मिला था। कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक की शासन प्रणाली में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। अशोक है वो प्रजा भलाई के काम है वो स्टार्ट करता है, प्रजा की भलाई के काम स्टार्ट करता है। उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में धम्म महापात्र, ये मैं कह रहा हूं ध्यान से, इस वर्ड को लिख लो आप कहीं पे, मेरी बात मान के इस वर्ड को याद रखो। यूपीएससी प्रीलिम में ऐसे वर्ड पूछती है। धम्म महापात्र की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, अशोका के द्वारा। क्यों की गई थी, अशोक के धर्म को प्रसारित करने के लिए, अशोक के धर्म को प्रसारित करने के लिए धम्म महापात्र नामक जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति की गई थी। ऐसे यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ चुकी है और भविष्य में भी क्वेश्चन पूछेगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। फिर अशोक ने अस्पताल बनाई, सड़कें बनाई, कुएं बनाए, वृक्ष लगाए, जानवरों की देखभाल की, धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया।
ये सारी चीजें तो कॉमन थी, ये सारी चीजें तो कॉमन थी, इसको इतना ध्यान न देखो तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना। किस चीज को ध्यान देखना? दमु महापात्र है, इस चीज को ध्यान से देखना। दमु महापात्र है, इसको ध्यान से देखना। क्यों ध्यान से देखना? क्योंकि प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी चीजें है वो तो आप कॉमन सेंस से लिख सकते हो कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में प्रजा भलाई पे काम किया, अस्पताल बनाए, कुएं बनाए, सड़कें बनाए, वृक्ष लगवाए, जानवरों की देखभाल की, धार्मिक सही संस्था को बढ़ावा दिया। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस को अशोक ने बढ़ावा दिया। ये सारी चीजें लिखी जा सकती है, ये पॉइंट को आप जरूर याद रखना। ठीक है, ये बात थी अशोक के कुछ पॉइंट के बारे में। अब अशोक के शिलालेख के बारे में बात कर रहे हैं। अशोक के शिलालेख डिटेल में भी बात करेंगे, अभी बेसिक से चीजें बता रहे हैं। अशोक के शिलालेख कितने थे, डिटेल में कहां कहां थे, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे यूपीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं, बाकी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अशोक के शिलालेख और अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख और अशोक के स्तंभ डिटेल में भी इससे पढ़ेंगे, कितने शिलालेख थे, कहां कहां थे शिलालेख, क्या क्या उस पर बात की गई थी, उसके बारे में। अभी देख लो, अशोक के 14 शिलालेख थे। कितने शिलालेख थे? अशोक के 14 शिलालेख थे और 7 स्तंभ लेख थे। शिलालेख का मतलब होता है, शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे लिखे गए लेख। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पे लिखे गए लेख। तो अशोक के 14 तो शिलालेख थे और 7 है वो स्तंभ लेख थे। स्तंभ मतलब आपने अशोक स्तंभ के बारे में सुना होगा, आप सभी ने अशोक स्तंभ के बारे में सुना होगा, तो ये अशोक स्तंभ लेख है। तो अशोक में शिलालेख और स्तंभ लेख, शिलालेख कितने थे? 14, स्तंभ लेख कितने थे? 7। जैसे कि गिरनार है, रुमनदेई है, कौशाम्बी है, इन सबके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। रुमनदेई में क्या है, गिरनार में क्या है, कौशाम्बी में क्या है, सबके बारे में था। अब जो अशोक के शिलालेख थे, इसमें कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? भाषा इसमें थी प्राकृत। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है? अशोक के शिलालेख और जो स्तंभ लेख है, शिलालेख और स्तंभ लेख में कौन सी भाषा है? भाषा है प्राकृत। भाषा को याद रखना, भाषा है प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। लिपि कौन सी है? लिपि है वो ब्राह्मी है। भाषा प्राकृत है, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। लिपि का मतलब क्या होता है और भाषा का मतलब क्या होता है? लिपि मतलब लिख रहे हो, ये मेरा जो वर्ड लिखा हुआ है ये लिपि है। भाषा मतलब इसे आप पढ़ रहे हो, जो पढ़ने योग्य, तो ये लिपि, ये भाषा है। ये जो आप पढ़ पा रहे हो ये भाषा है। लिपि मतलब जो लिखने का तरीका है, ये लिपि होता है। तो अशोक की भाषा कौन सी थी? ब्राह्मी भाषा थी। भाषा कौन सी थी? भाषा थी प्राकृत। भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ओके, लिपि और भाषा समझ में आ गई। लिपि भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेख 14 थे, स्तंभ लेख 7 थे, भाषा प्राकृत थी। लिपि कौन सी थी? लिपि थी ब्राह्मी थी। ठीक है, अब शिलालेखों में किसके बारे में वर्णन था, क्या चीज थी, उसके बारे में जस्ट अभी बात करने वाले हम थोड़ी देर बाद में। अब बेसिक चीज एक और चीज है जिसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे, अशोक की विदेश नीति। अशोक की विदेश नीति किसके बारे में बात करेंगे? अशोक की विदेश नीति के बारे में। तो अशोक है वो किस प्रकार की विदेश नीति को अपनाता था, किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। तो अशोक अपनी विदेश नीति में है ना, अलग अलग देशों पे टारगेट करता था। जैसे श्रीलंका पे टारगेट करता है, चाइना पे टारगेट करता है, तिब्बत पे टारगेट करता है, अफगानिस्तान पे टारगेट करता है। टारगेट का मतलब क्या है? अपने धर्म को, अपना जो धर्म है, अपना जो राज्य है, उसको वहां तक प्रसारित करने के लिए, वहां तक व्यापार को प्रसारित करने की अशोक के द्वारा कोशिश की जाती थी। श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, थाईलैंड, यहां तक इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया, यहां तक इसने व्यापार स्थापित किया। यानी कि अशोक की जो विदेश नीति थी वो काफी बड़ी लेवल पे मानी जाती है। ऐसा कोई भी अशोक के बाद में शासक नहीं था जिसने इतने बड़े लेवल पर अपनी जो विदेश नीति थी उसको फैलाया था। तो अशोक ने अपनी जो विदेश नीति थी उसको काफी एक्सपेंड किया था। ठीक है, यहां तक लिखे थे। इनके एक पुत्र थे, नाम क्या था? महेंद्र। ये अपने पुत्र को श्रीलंका भेजते हैं अशोक। बड़ा लेवल कौन सा? ठीक है, अशोक अपने पुत्र को, आपका सवाल मेरे को समझ में आया क्या पूछना चाह रहे हो। अशोक अपने पुत्र को, इनके पुत्र है महेंद्र, महेंद्र को कहां भेजते हैं? श्रीलंका भेजते हैं। क्यों? अपने धर्म का प्रसार करने के लिए। धर्म कौन सा? बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म को प्रसारित करने के लिए ये कहां भेजते हैं? श्रीलंका भेजते हैं। इनकी पुत्री थी संघमित्रा।
संघमित्रा इनकी पुत्री थी, उसको भी अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए अशोक है वो अलग अलग जगह पर भेजते हैं। ठीक है जी। अब थर्ड काउंसिल वगैरह उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है कि काउंसिल कौन सी करवाई थी? थर्ड काउंसिल करवाई थी अशोका ने पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो वो उसके बारे में बात करने वाली है। अब बात करते हैं अशोक की सेना के बारे में। अशोक की सेना व्यवस्था के बारे में बात करें। सेना क्या बात करने अशोक की सेना के बारे में, तो इसमें काफ़ी बड़ी जो सेना थी, इसमें आप देखो पैदल सैनिक भी थे, ठीक है, घुड़सवार भी थे, और हाथियों का भी वर्चस्व इस टाइम में हुआ करता था। तो अशोक के पास में काफ़ी बड़ी स्थायी सेना हुआ करती थी। अशोक के पास में स्थायी यानी कि परमानेंट सेना है वो हुआ करती थी। ऐसा नहीं का जब युद्ध की आवश्यकता हो, जब सेना हो, अशोक के पास में स्थायी सेना हुआ करती थी, जिसमें पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, और हाथी के बाद भी सेना हुआ करती थी। बात करें अशोक की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी यहाँ पे? अर्थव्यवस्था और व्यापार, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी और किस प्रकार का ये ट्रेड किया करते थे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर टैक्स को ज़्यादा फोकस में रखा जाता था। कर व्यवस्था है उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक अलग प्रकार की कर व्यवस्था को भी इसने अपनाया था। कर व्यवस्था कैसी थी? ये व्यापार को पहले तो प्रोत्साहित करते थे। कर में एग्रीकल्चर पर ये टैक्स लगाने की कोशिश करते थे। एग्रीकल्चर पर आपका जितना भी एग्रीकल्चर है उसका कुछ परसेंटेज है वो टैक्स के रूप में लिया करते थे। ठीक है, और कर व्यवस्था जो मोस्ट ऑफ थी, जैसी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाई थी, इसी प्रकार की जो कर की व्यवस्था थी वो अशोक के द्वारा भी अपनाई गई थी। व्यापार को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था इसने। का अलग अलग देशों तक व्यापार था इसका, अफगानिस्तान तक, म्यांमार तक, चाइना में तिब्बत तक, श्रीलंका तक, यहाँ तक इसका व्यापार है वो होता था। ठीक है, व्यापारी वर्ग को सुरक्षा भी दिया करता था ताकि व्यापारी वर्ग है वो सुरक्षित तरीके से अपना व्यापार कर सके। इसके बदले में अशोक है वो टैक्स लिया करता था, यानी कि ट्रेडर्स जो व्यापारी होते थे उनसे भी अशोक है वो टैक्स लिया करता था। ठीक है जी, यहां तक समझ। मृत्यु कब होती है? 232 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेंगे, ये बेसिक चीजें थी, याद रहेगी। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, इसके साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। पूरे साम्राज्य में क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे। तो अब बात करते हैं अशोक के साम्राज्य के बारे में। अशोक के साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। साम्राज्य का टाइम फ्रेम आपको पता है, कार्यकाल कब से था? 273 बीसी से 232 बीसी तक इनका कार्यकाल था। 273 से 232 बीसी तक इन्होंने रूल किया था। तो ये तो इनका टेन्योर था, मतलब कार्यकाल था। इसके दौरान इन्होंने रूल किया था अशोका ने। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। 232 से 273 से 232 के बीच में इन्होंने रूल किया था। अब इनके जो टाइम था ना, अब कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त काल है वो स्वर्ण युग है, कुछ को लोग कहते हैं अशोक का जो पीरियड था ना वो स्वर्ण युग है। परंतु यहाँ पे एक चीज आ जाती है, गुप्त काल को हिंदुइज्म के लिए, हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म, उसके लिए स्वर्ण काल माना जाता है। बट ये जो है ना अशोक के बारे में जो स्वर्ण काल माना जाता है वो बुद्धिज्म के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। तो क्या भारत के लिए स्वर्ण काल अलग अलग था? बुद्धिज्म के लिए अलग है, हिंदुइज्म के लिए अलग है। क्या ये तो अलग अलग हो गया ना? तो यहाँ पे अशोक है वो बुद्धिज्म को फैलाने का प्रसार कर रहा है। देखो बुक है ना, सब में अलग अलग बातें की गई है। ये जो लिखा है ना कि अशोक का युग है स्वर्ण युग है, ये कहाँ पर है? ये ज़्यादातर जो बुद्ध के ग्रंथ है, मतलब बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, वहाँ पर ये बात की गई है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में बात की गई है कि अशोक का युग है वो स्वर्ण युग माना जाता है। और ज़्यादातर बाकी जो ग्रंथ है वो मानता है कि जो गुप्त का काल है, ठीक है, वो स्वर्ण युग माना जाता है। तो अलग अलग चीज़ें, आपको इतना ध्यान नहीं देना किसका काल है स्वर्ण युग माना जाता है, किसका काल है स्वर्ण युग नहीं माना जाता है, ये एक अलग डिस्कशन हो जाती है। बट आपको है कि अशोक का युग है वो काफ़ी हद तक प्रजा प्रेम था, काफ़ी धर्मों की रेस्पेक्ट किया करता था, बाकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी उसकी भी अशोक है वो रेस्पेक्ट किया करता है। 332 नहीं, 232, 332 नहीं, ऊपर थोड़ी जा रहे हैं, बैक आ रहे हैं, अभी बीसीई चल रहा है, बीसीई मतलब ये जीरो है, यहां से यहां तक आ रहे हैं ना, इधर आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। ईसा मसीह का जन्म जीरो में हुआ था ना, तो यहां से इधर आ रहे हैं ना धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनका है 232 तक चला था, 332 नहीं 232, 273 में स्टार्ट हुआ था, 232 बैक की ओर आ रहे हैं, समझ गए ना, बैक की ओर 273 से 272 71 पे ऐसे ऐसे करके बैक की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे करते हम जीरो की ओर आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अशोक का है 273 से 232 तक था,
ठीक है, स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल को आप है ना नीति और करुणा का काल भी कह सकते हो। इसका शासन है वो नीति आधारित था और करुणा आधारित शासन भी माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं साम्राज्य की सीमा के बारे में बात कर ले। अशोका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? अशोका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? एक भारत का मैप बनाते थे रफ, एक ये रफ मैप है भारत का, ये मान लो। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान भी ऐड हो गया है, अफगानिस्तान भी तक ऐड हो गया है। तो अशोक का जो साम्राज्य है 261 में ही तो बैठा था, 269 में बैठा था। राजा वो बना था 269 में। 201 देखो 200, अब कंफ्यूज हो रहे हो, 269 में, ये 261 में तो उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। 261 में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। हम बात कर रहे थे वो राजा है ना 273 में बन जाता है, राजगद्दी पे 269 में बैठता है। 261 में तो उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो इसका जो रूल चला था ये देखो, यहां पे ये भारत है ना, मैप थोड़ा गलत बना, आप ध्यान से देख लेना। यहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का ये वाला भाग, यहां तक अशोक का रूल था। ये अपना पश्चिम बंगाल देख लो। ठीक है, ये अपने नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट में राजा नहीं किया था। नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, यहां पर किसी भी राजा ने रूल नहीं किया है। कोई भी राज है वो डायरेक्ट यहाँ पे रूल नहीं कर पाया है। तो ये है वो रूल से बाहर था। ये बाकी वाला जो एरिया है हिमालय तक, जो तिब्बत तक का कुछ भाग है, यहाँ तक अशोक का रूल था। इनडायरेक्टली अशोक है वो श्रीलंका को भी मैनेज करता था। इनडायरेक्टली श्रीलंका का जो राजा है वो भी अशोक के अंडर में ही माना जाता था। साउथ का कुछ भाग था वो अशोक के अंडर में नहीं था। ये जो साउथ का कुछ भाग था ये अशोक के अंडर में नहीं था। अशोक यहाँ तक फैला था। तो कहाँ तक आप एक बार लिख सकते हो, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ तक। इधर बंगाल और असम का कुछ भाग है, यहाँ तक अशोक था। इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान का है वो वाला, नीचे बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ तक अशोक फैला हुआ था। तो अशोक का काफ़ी बड़ा राज था, मतलब काफ़ी बड़े हिस्से पर अशोक ने है वो राज अपना स्थापित किया था। संपूर्ण भारत तो नहीं कह सकते, बाकी काफ़ी ज़्यादा तक इसने किया था। अशोक के बाद में अकबर ने इतना वर्चस्व स्थापित किया था, बाकी इतने बड़े लेवल पे कोई नहीं फैला था। फिर अकबर है, औरंगजेब है, वही जाके राज स्थापित करते हैं। गुप्त के टाइम में आते हैं, पर गुप्त भी इतना नहीं फैला पाते जितना अशोका ने फैलाया था ना, इतना गुप्त का भी राज है वो बड़ा नहीं होता है। ठीक है, पाटलिपुत्र कहाँ थी, मतलब इसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। अशोक के टाइम में राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। उसके पहले भी राजधानी को पाटलिपुत्र है वो स्थापित कर दिया गया था। अब प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक के टाइम की प्रशासनिक विशेषताएं। एक बार बताओ, कंफ्यूज थोड़े हो रहे हो? कंफ्यूज थोड़े हो रहे हो? नॉर्मल चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना। अशोक की प्रशासन के बारे में बात करें। पहले हमने अशोक के बारे में बात की, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कब वो राजा बने थे, किस टाइप से राजा बने थे, क्या क्या चीज़ें की थी उसने, कलिंग की युद्ध का क्या परिणाम हुआ था, धमकी नीति क्या थी, शिलालेख क्या था, ये बेसिक चीज़ें देखी थी। अब थोड़ा इनको डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, अशोक का जो साम्राज्य था उसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका साम्राज्य है वो स्थापित था, कितनी जगह पर, कौन कौन सी जगह है वो डायरेक्ट अशोक के अंडर में आ जाती थी, मतलब कौन कौन सी जगह है वो डायरेक्टली अशोक के रूल के अंडर में आती थी। इसके बारे में हमने बात की। अब प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अशोक के साम्राज्य की विशेषताएं महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अशोक की प्रशासनिक विशेषता क्या थी, अशोक का जो प्रशासन था उसकी क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली विशेषता है केंद्रीकृत शासन। केंद्रीकृत शासन क्या मतलब होता है? केंद्रीकृत शासन का सेंट्रलाइज रूल। सेंट्रलाइज्ड रूल क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइज्ड रूल का एक व्यक्ति है वो केंद्र में बैठा है, बाकी सारे है वो इसके अंडर में आते हैं। सारी जो पावर है वो कहाँ पर है? सेंटर में है। सारी पावर कहाँ है? सेंटर में। अभी आप समझो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। सारी पावर अगर मोदी जी के पास में हो, राज्यों के पास में कोई भी पावर न हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे सेंट्रलाइज कहा जाएगा कि पूरी शासन व्यवस्था कैसी है? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का मतलब है सारी जो पावर है, सारी जो शक्तियां है वो एक व्यक्ति के पास में है। वो व्यक्ति कौन है? वो यहाँ का राजा हो सकता है, जो भी व्यक्ति है, जो भी पावर इसके अंडर में है। ये सेंटर में बैठा व्यक्ति, सारी पावर इसके पास में है। कहाँ पर क्या फैसला लेना है, कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये व्यक्ति ही तय करेगा कहाँ पर क्या होना है। इसे सेंट्रलाइज शक्ति कहा जाता है। तो अशोक का जो शासन था वो कैसा था? केंद्रीकृत शासन था, यानी कि सेंट्रलाइज रूल हुआ करता था। अशोक है वो यहाँ पे केंद्र में बैठा रहता था, वही सारे फैसले लेता था। तो
अशोक की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो पहला पॉइंट आप लिखोगे अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी। अशोक का जो शासन था वो सेंट्रलाइज शासन था, केंद्रीकृत शासन था। मेंस में लिखना हो तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? अशोक की प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में बताओ, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे अशोक का शासन है वो केंद्रीकृत शासन था, सेंट्रलाइज्ड रूल हुआ करता था। यहाँ पर पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड रूल हुआ करता था। कोई भी, अब देखो यहाँ पे एक डिस्कशन भी चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकरण की भी चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के शासनकाल के दौरान कुछ लोग हैं वो डायरेक्ट इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आते थे, अशोक के शासन के दौरान डायरेक्ट अशोक के प्रभाव में नहीं आती थी। फिर भी आप देखोगे अशोक है वो गुजरात पर भी रूल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी परिस्थिति देखने को मिलती है। अफगानिस्तान पर रूल कर रहा है क्योंकि ये लोग अशोक का कहना मान रहे हैं। बंगाल में भी रूल कर रहा है क्योंकि ये लोग भी अशोक का कहना मान रहे हैं। अशोक यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब इन्फ्लुएंस कर रहा है मतलब ये अशोक के अंडर में ही आ रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइज व्यवस्था देखने को मिलती है। तो कोई कहते हैं भाई अलग अलग बुक पे ये भी बात की गई है अशोक पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं था, तो आपको क्या लिखना? आपको यही लिखा है अशोक के टाइम में जो व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज व्यवस्था थी। आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की बात करती है। तो एनसीईआरटी है वो सबसे बेस्ट चीज़ें मानी जाती है। जो एनसीईआरटी बात करती है वही बात आपको फॉलो करनी है। और एनसीईआरटी यही बात लिखती है कि अशोक की शासन व्यवस्था है वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। ठीक है जी, पहला पॉइंट याद रहे, इसमें राजा है वो सर्वोच्च हुआ करता था, अशोक की व्यवस्था है वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या पे कि यहाँ पे राज्यों के पास में कुछ शक्तियां हुआ करती थी। राज्य है वो किस में बांटे थे? राज्यों को प्रांत कहा जाता था। राज्यों को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था, जिसे हम प्रोविंस कहते हैं ना, प्रोविंस। राज्यों को प्रांत कहा जाता था। तो ये अशोक का जो शासन था इसी छोटे छोटे प्रांतों में बांटा जाता था। केंद्र में अशोक खुद बैठा है, बाकी जो भाग था उसे छोटे छोटे प्रांतों में बांटा जाता था। अब इस प्रांतों में कौन था? इस प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे। राज्यपाल है वो प्रांतों में थे जो राज्यों को रूल करते थे। अशोक जैसा कहता था वैसा ही ये राज्यपाल यहाँ पर काम करते थे। तो इनडायरेक्टली ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो प्रांत थे वो अशोक के अंडर में ही थे। ये जो गवर्नर थे वो अशोक के लिए ही काम करते थे, अशोक के अकॉर्डिंग ही काम करते थे, जैसे ही अशोक कहते थे वैसे ये काम करते थे। आज के टाइम में भी अलग अलग राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बट ये पीएम मोदी जी है ये कहेंगे वैसा ये राज्य नहीं करेंगे। अगर दोनों में गवर्नमेंट सेम है, जैसे कि राजस्थान में और सेंटर में गवर्नमेंट सेम है, बीजेपी की है, तो ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कर्नाटक वाला बीजेपी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। तो सेम यहीं पे होता था कि ये सारे राज्य है वो अशोक के अकॉर्डिंग काम करते थे, बिकॉज सारी पावर है वो अशोक के पास में थी। अशोक ने ही इनको बोला था आप वहां पे जाके शासन करो, इसलिए ये सारे अशोक के अकॉर्डिंग ही काम करते थे। तो कौन कौन से राज्य हुआ करते थे? जैसे कि तक्षशिला है, पहले एक महाजनपद था बट अशोक ने इस पर कब्जा कर लिया तो तक्षशिला अशोक के अंडर में आ गया, तो अब इसको एक प्रांत घोषित कर दिया। अब तक्षशिला एक प्रांत घोषित कर दिया गया तक्षशिला को। इसके बाद में पाटलिपुत्र जो अशोक की राजधानी थी, पाटलिपुत्र जो अशोक की राजधानी थी, इसको भी अपना एक प्रांत घोषित कर दिया। उज्जैन जो एक महाजनपद हुआ करता था उसको भी अशोक ने अपना प्रांत बना लिया। तो ये सारे जो थे इसे अलग अलग प्रांतों में अशोक ने विभाजित कर दिया और वो अशोक के अंडर में ही काम करते थे। हर प्रांत का एक राज्यपाल था। अब इस राज्यपाल को क्या कहा जाता था? हर प्रांत का एक राज्यपाल था। इस राज्यपाल को क्या कहा जाता था? इस राज्यपाल को या तो कुमार कहा जाता था, कुमार कहा जाता था, या इसे अमात्य कहा जाता था। अमात्य, ये वर्ड याद रखना। अमात्य किसे कहा? ऐसी हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, कुमार किसे कहा जाता है, अमात्य किसे कहा जाता है। तो हर प्रांत का एक राज्यपाल हुआ करता था, या इसे कुमार कहा जाता है या इसे अमात्य कहा जाता है। तो ये अमात्य या कुमार या राज्यपाल ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हर प्रांत का एक राजा, ये हर प्रांत का एक कौन था? राज्यपाल था। इस राज्यपाल को आप कुमार कह सकते हो, इसे आप अमात्य कह सकते हो। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अमात्य किससे संबंधित है। एक शब्द है वो चर्चा में है, शब्द क्या है? अमात्य। अमात्य किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा अमात्य है वो राजा के, एक जो राज्य है, एक जो प्रोविंस है, एक प्रांत है, उसके गवर्नर से संबंधित है, उसके राज्यपाल से संबंधित है। तो ऐसे पॉइंट यूपीएससी में पूछे जाते हैं। इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। हिस्ट्री में ओनली शब्दों का ही गेम है। यूपीएससी में अगर आप ये शब्द है इसका मतलब समझ लोगे, ये टिपिकल जो वर्ड होते हैं इसका मतलब समझ लोगे, ये कहाँ पर है, किससे रिलेट करते हैं, ये समझ लोगे तो यूपीएससी आपके क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे।
ठीक है। अमात्य और कुमार है किसे कहा जाता है? राज्यों के जो राज्यपाल है उनको अमात्य और कुमार कहा जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करते थे? इनकी नियुक्ति है वो किंग के द्वारा की जाती थी, यानी कि अशोक के द्वारा की जाती थी। अब काम क्या करते थे? ये अमात्य है, कुमार है, जो प्रांतों के गवर्नर, ये क्या काम करते थे? ये कर वसूली का काम करते थे। टैक्स है ना, टैक्स, ये किसके द्वारा वसूल किया जाता? अब अशोक खुद तो जाएगा नहीं, भाई मेरे को टैक्स दो। अशोक बैठा है पाटलिपुत्र में, मैं बैठा हूँ राजस्थान में, मेरे से अशोक को टैक्स लेना है। क्या अशोक मेरे पास आएगा टैक्स लेने के लिए? नहीं आएगा। किसको बोलेगा? यहाँ का जो राज्यपाल होगा उसको अशोक बोलेगा, भाई जी आपके राज्य में एक लड़का रहता है, एक बंदा रहता है, उसके पास से जाओ टैक्स लेके आ जाओ। तो वो राज्यपाल बोलेगा, राज्यपाल अपने बंदों को भेजेगा, अपने आदमियों को भेजेगा मेरे पास में, और मैं जाके उनको टैक्स दे दूंगा। तो इस प्रकार से काम करता था। अशोक खुद है वो टैक्स वसूल नहीं करता था। ये जो अमात्य है, ये जो कुमार है, ये कौन थे? ये प्रांतों के राज्यपाल थे, इनके द्वारा अशोक है वो टैक्स वसूला करता था। ठीक है। फिर कानून व्यवस्था है वो कौन बनाए रखता था? अब कानून व्यवस्था, अशोक बैठा है पाटलिपुत्र में, एक बंदा बैठा है गुजरात में। अब कैसे कानून व्यवस्था मैनेज कर सकता है? वहाँ पर कोई लड़ाई हो गई, वहाँ पे कोई दंगे हो गई, वहाँ पे अशोक के विरोध कोई गतिविधि हो रही है, तो इसको मैनेज कौन करेगा? यही तो मैनेज करेगा, ये अमात्य है, यही तो मैनेज करेगा। आज के टाइम में भी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं दिल्ली में, और कर्नाटक तमिलनाडु में कोई दिक्कतें हो रही है, मैनेज कौन करता है? वहाँ की सरकार करती है, वहाँ की पुलिस करती है। तो वही वैसी व्यवस्था उस टाइम में भी देखने को मिलती थी कि ये जो अमात्य है, जो कुमार है, वो मैनेज करने का काम करते थे। वहाँ पे कोई भी समस्या आती थी उनका समाधान इन्हीं के द्वारा किया जाता था। ठीक है जी। कर व्यवस्था है, सुरक्षा है, ठीक है, कानून व्यवस्था ये बनाने का काम है किसका था? वो अमात्य का काम हुआ करता था। अमात्य कौन था? ये प्रांतों का गवर्नर हुआ करता था। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब राजाओं के जो संदेश है, राजाओं के संदेश है वो जनता तक पहुंचाने हैं। राजाओं ने संदेश दिया, अशोका ने कोई संदेश दिया है कि भाई आज से एक काम करो, आप मेरे को टैक्स ज़्यादा दिया करो, आप मेरे गुणगान करो। अब ये संदेश है, ये संदेश पहुंचाने कहाँ पर? जनता पे। तो अशोक ऐसे माइक लेके घूमेगा तो नहीं। आज के टाइम में तो आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो वो सारी चीज़ें, ट्विटर पे डाल दो, यानी कि इंस्टा पे डाल दो, ट्विटर पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, लोगों को पता चल जाएगी। उस टाइम में ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब तो था नहीं। तो ये राजा कैसे पहुंचाएगा अपने संदेशों को? ये संदेश पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करता था। उस व्यक्ति को कहा जाता था धम्म महापात्र। धम्म महापात्र। धम्म महापात्र कौन था? धम्म महापात्र एक अधिकारी था। धम्म महापात्र कौन था? धम्म महापात्र एक अधिकारी था। क्या काम था इस धम्म महापात्र का? धम्म महापात्र का काम था अशोक के संदेशों को, यानी कि राजा के संदेशों को किस तक पहुंचाना? जनता तक पहुंचाना। राजा के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता था? तो वो धम्म महापात्र नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। धम्म महापात्र नामक एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था। काम क्या था? अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाना। आज के टाइम में प्रधानमंत्री की कोई संदेश होते हैं, कोई स्कीम होती है, कोई योजना होती है, जनता तक कौन पहुंचाते हैं? कलेक्टर। आप बनोगे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, आपको कलेक्टर कहा जाएगा। आप क्या करोगे? ये जो भी प्रधानमंत्री की स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको लागू करोगे, जनता तक पहुंचाओगे। तो ये काम उस टाइम में कौन करता था? धम्म महापात्र किया करता था, धम्म महापात्र। और आज के टाइम में कौन करता है? कलेक्टर। तो आप भविष्य में प्रधानमंत्री की जो योजनाएं होगी वो जनता तक पहुंचाओगे, उस योजनाओं को लागू करोगे, उस योजनाओं के बेनिफिट को जनता को समझाओगे, भाई ये योजना ये है, इसका ये लाभ मिल सकता है। आने वाले टाइम में ये काम आप करने वाले हो। उस समय में ये काम कौन करता था? धम्म महापात्र किया करता था। तो धम्म महापात्र का काम क्या है? जो काम आपका है वो काम उनका हुआ करता था। तो इसको याद ऐसे रखना कि कोई पूछे कि धम्म महापात्र क्या काम करता था? अशोक के टाइम में एक अधिकारी था, नाम था उसका धम्म महापात्र। ये क्या काम करता था? तो आप ऐसे बताना, जो आने वाले टाइम में मैं काम करूंगा, आने वाले टाइम में जो मैं काम करूंगा वो अशोक के धम्म महापात्र काम किया करते थे। तो वो बोलेगा भाई आप क्या करोगे काम? मैं आने वाले टाइम में कलेक्टर बनूंगा, कलेक्टर बने की योजनाओं को जनता तक पहुंचाऊंगा। तो उस टाइम में वो काम है अशोक के जो धम्म महापात्र है वो किया करते थे। ओके जी, समझ में आ गई? नेक्स्ट है अशोक की धमकी नीति। अशोक की धमकी नीति। धमकी नीति, धम का मतलब तो धर्म ही होता है, बट अशोक इसे धम कहता था। तो अशोक की ये धमकी नीति क्या थी या धम पॉलिसी थी क्या? तो अशोक की जो धमकी नीति थी इसमें कुछ चीजें याद रखना।
इसमें कुछ नियम थे, उसको याद रखना है। तो क्या क्या नियम थे या क्या क्या विशेषता थी इसमें? सबसे पहली है इसमें अहिंसा। अशोक की धम्म की नीति जो पहली विशेषता है वो अहिंसा। किसी भी जीव पर कोई भी हिंसा न करना, किसी भी जीव पर किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करना अहिंसा कहलाता है। अशोक की धम्म की पहली विशेषता थी अहिंसा। दूसरा क्या है? दूसरी विशेषता थी सहिष्णुता। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंस, सभी धर्मों का आदर करना। उस टाइम में हिंदू था, जैन था, बुद्ध था, मतलब हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म तीनों का रेस्पेक्ट करना। आज के टाइम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सारे धर्म हैं, उसका आप सम्मान करो। किसी भी धर्म के प्रति नफरत मत रखो। सारे धर्म आपकी नज़र में इक्वल होने चाहिए। आप अपने धर्म को मानो, किसी और धर्म पर हेट मत करो। आपका धर्म है, आपको प्यारा है, बहुत अच्छी चीज़ है, किसी और के धर्म से आप हेट मत करो। ये क्या होता है? ये होती धार्मिक सहिष्णुता। मुझे मेरे धर्म के प्रति रेस्पेक्ट है, मैं मेरे धर्म को फॉलो करता हूँ, मेरी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको मैं फॉलो करता हूँ, उसको प्रसारित करने का काम करता हूँ, परंतु मुझे बाकी धर्मों से भी सम्मान है, मैं बाकी धर्मों के प्रति भी रेस्पेक्ट रखता हूँ। वो धर्म भी अपना काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनके धर्म भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, आई रेस्पेक्ट। ठीक है, तो इसे कहा जाता है धार्मिक सहिष्णुता। तो अशोक है वो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता था, किसमें? अपने धर्म की नीति में। तो पहला अहिंसा हो गया, दूसरा धार्मिक सहिष्णुता। तीसरा पॉइंट क्या है? नैतिकता। नैतिकता, नीति का मतलब होता है एथिकल के बारे में बात करता है, वो मॉरलिटी के बारे में बात करता है कि माता पिता की सेवा करो, गुरुजन होते हैं उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, जो एल्डर होते हैं, जो वृद्ध होते हैं लोग, उनकी सेवा करो, उनकी रेस्पेक्ट करो। तो नैतिकता के बारे में बात की, जो आपसे बड़ा है उसका सम्मान करो, उसकी रेस्पेक्ट करो। ये बात भी अशोक की धर्म की नीति के अंतर्गत कही जाती है। फिर है प्रजा सेवा। प्रजा की भलाई करो, लोगों की भलाई का काम करो। जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनके पास में पैसे नहीं है, जिनके पास में इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही नहीं है, जिनकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं, उनकी हेल्प करो। आप आने वाले टाइम में आईएएस ऑफिसर बनोगे, कलेक्टर बनोगे, तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। प्रजा की भलाई आपका टारगेट होना चाहिए, आपको सारे धर्मों का रेस्पेक्ट करना है, ये चीज़ आप सीख सकते हो। आपको हमेशा एथिकल बन के रहना है, तो ये चीज़ आप है इस अशोक के धर्म से सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है दया। इंसान पर दया करो, जो भी हो, गरीब हो, अमीर हो, पशु हो, बीमार हो, वृद्ध हो, पेड़ हो, पौधा हो, सब पर दया करो। सब में जीव होता है, सबकी दया करा करो। एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए इंसान में, सबके प्रति दया की भावना होनी चाहिए। तो ये भी अशोक के धर्म से आप सीख सकते हो। कोई भी आपको पूछे कि अशोक के धर्म से आज के टाइम में किस प्रकार से अशोक का धर्म है वो रेलेवेंट है, अशोक की धर्म की जो नीति है वो आज के टाइम से किस प्रकार से रेलेवेंट है। देखो, अशोक की जो धर्म की नीति है वो किस प्रकार से आज के टाइम में रेलेवेंट है। तो अशोक की जो धर्म की नीति है वो बात करती है अहिंसा, यानी कि हिंसा मत करो। सभी जो प्राणी है उसके किसी भी के प्रति हिंसा की भावना मत रखो, किसी को भी मारो मत, ये अहिंसा होती है। दूसरा होता है सहिष्णुता, सारे धर्म है उसकी रेस्पेक्ट करो, सारे धर्म इक्वल मानो, अपने धर्म को फॉलो करो पर किसी और धर्म से नफरत मत करो, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता रखो। फिर होती नैतिकता, मतलब आप एथिकल बने रहो, बड़ों की सेवा करो, सम्मान करो, आपसे बड़े हैं उसकी रेस्पेक्ट करो, ये नैतिकता होती है। फिर प्रजा की भलाई करो, जो भी प्रजा है, गरीब है, दीन है, दुखियारा है, जिसके हाथ पैर नहीं है, उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो। फिर बात के दयालु, लोगों के प्रति दया रखो, पेड़ पौधों के प्रति दया रखो, जानवरों के प्रति दया रखो, पशुओं के प्रति दया रखो, क्योंकि दया रखना इंसान का कर्म है, इंसान का कर्तव्य है कि उसको दयालु होना अनिवार्य है। तो आप इंसान के प्रति, सभी लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति दया की भावना रखो। तो ये भी अशोक की धर्म की नीति से आप सीख सकते हो। नेक्स्ट है सत्य। नेक्स्ट क्या है? सत्य, हमेशा सच बोलो, हमेशा ईमानदार बन के रहो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक की धर्म की नीति आज किस प्रकार से रेलेवेंट है, आज इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि अशोक की धर्म नीति इन चीज़ों के बारे में बात करती है, अहिंसा के बारे में बात करती है, सहिष्णुता के बारे में बात करती है, नैतिकता के बारे में बात करती है, प्रजा भलाई के बारे में बात करती है, दया की बात करती है, सत्य की बात करती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज के टाइम में भी रेलेवेंट है। अगर आज के टाइम में इन चीज़ों को अपनाया जाएगा तो हमारा जो देश होगा, हमारा जो राज्य होगा, वो अच्छे प्रकार से काम कर पाएगा। तो अशोक की धर्म की नीति आज भी रेलेवेंट है, ये आप लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे शिलालेख के बारे में कि अशोक के धर्म में उसमें शिलालेख क्या था, उसके बारे में थोड़ी और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि भाई शिलालेख कहाँ कहाँ थे, कितने थे, क्या होते हैं, इन सब के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लो अशोक के शिलालेख, अशोक की
शिलालेख कहाँ का, एक बार समझने की कोशिश कर, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अशोक के शिलालेख, अशोक के इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, अशोक के इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले शिलालेख होता क्या है, अभी हमने बात की थी शिलालेख होता क्या है, एक बात बताओ शिलालेख होता क्या, अभी हमने जस्ट बात की थी इंस्क्रिप्शन शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर, चट्टान या कोई स्तंभ हो, उसको आप खोदते हो और उस पर कुछ चीज़ें लिखते हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे शिलालेख कहा जाता है। ये पत्थर है, ये चट्टान है, उसको आपने खोदा, पेन वगैरह से किसी भी कर से खोदा यहाँ पे और कुछ लिखा, ये कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ये क्या है, ये एक शिलालेख है। शिला थी यानी कि पत्थर था, उस पर कुछ लिखना क्या कहलाता है, शिलालेख कहलाता है। शिलालेख किसे कहा जाता है, शिला पे कुछ लिखना, पत्थर पे कुछ लिखना। शिला नाम की लड़की नहीं है, शिला यहाँ पे पत्थर के बारे में बात हो रही है तो शिलालेख का मतलब होता है पत्थर के बारे में। एक बार मेरे को किसने बोला था शिलालेख क्या था, ये हमारे किसने बोला था, तो उसने बोला शिला नाम की कोई लड़की थी, उस पर किसने लेख लिख दिया। कोई जोक नहीं है, कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली ये किसने बोला था, ये किसी ने सीरियसली बोला था। शिलालेख क्या होता, शिला नाम की लड़की पर किसने लेख लिख दिया, तो वो शिलालेख है। तो ये शिलालेख ऐसा नहीं था, शिलालेख मतलब पत्थर, पत्थर पे किसने लिखना, शिलालेख कहलाता है। तो अब शिलालेख है इसमें क्या लिखा जाता था, इस पे प्रजा को संदेश दिया जाता था। ये जो शिलालेख थे इस पर जो प्रजा होती है ना उसको संदेश दिया जाता है। प्रजा मतलब जो आम जनता होती है उसको संदेश देना होता है। शिलालेख पर एक कोई नोट लिखा जाता है, क्या होता है उसमें, प्रजा को राजा का संदेश होता है। जो भी वहाँ की प्रजा है, राजा उनको संदेश देता है कि भाई क्या होना चाहिए, किस प्रकार से काम करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ये जो संदेश है वो राजा देता है, किसको संदेश देता है, प्रजा को, कि प्रजा इस चीज़ों को फॉलो करो। तो प्रजा को संदेश देने के लिए राजा है वो शिलालेख खुदवाता था, यानी कि वहाँ पे जो पत्थर थे उस पर ये सारी चीज़ें लिखवाता था। ठीक है, साथ ही साथ में अशोक अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी शिलालेख है वो लिखवाता था। हाँ, मैसेज देने के लिए भी, अपने धर्म का मैसेज देने के लिए भी काम करता था, साथ ही साथ में अपना जो धर्म था उसका प्रचार करने के लिए भी शिलालेख लिखवाता था। शिला थी उस पर लिखवाया करता था। तो शिलालेख क्यों होती थी, उसका कारण क्या, उद्देश्य क्या है, एक तो प्रजा को संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए, साथ ही साथ में अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए शिलालेख पर लिखवाया जाता था, शिला पर लिखवाया जाता था, शिलालेख लिखवाए जाते थे। याद रहेगा, प्रचार करने के लिए और प्रजा को संदेश देने के लिए। कुल कितने शिलालेख थे, कुल कितने शिलालेख थे, टोटल कितने थे, माना जाता है कि टोटल 33 शिलालेख थे। कितने शिलालेख थे, टोटल 33 शिलालेख थे। इसमें से कुछ स्तंभ पर थे, कुछ स्तंभ पर थे, कुछ चट्टानों पर थे, कुछ गुफाओं में थे। टोटल कितने थे, 33 थे। टोटल 33 शिलालेख थे, कुछ स्तंभों पे थे, कुछ है वो चट्टानों पर थे और कुछ है वो गुफाओं में थे। टोटल थे कितने, टोटल 33 शिलालेख थे। अब कुछ मैं आपको प्रकारों के बारे में बात करता हूँ, कौन कौन से प्रकार के शिलालेख थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीलिम के लिए महत्वपूर्ण है ध्यान से देखना, प्रीलिम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखना है, सबसे पहले प्रधान शिलालेख, प्रधान शिलालेख, मैं फिर से लिखता हूं, सबसे पहले प्रधान शिलालेख, क्या लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले प्रधान शिलालेख। प्रधान शिलालेख कितना थे, 14 थे। प्रधान शिलालेख कितने थे, 14। प्रधान का मतलब था मुख्य, प्रधान का मतलब था मेजर, मेजर का मतलब था मुख्य, मुख्य इंक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। प्रधान शिलालेख के बारे में बात करें जो महत्वपूर्ण हो, वो कितने थे, 14 थे। ये कहाँ पर लिखे हुए थे, ये चट्टानों पर थे। प्रधान शिलालेख कितने थे, 14 थे, ये चट्टानों पर लिखे हुए थे। इसमें शासन की नीतियों के बारे में लिखा था कि शासन किस प्रकार से काम करेगा, शासन से जुड़े आदेश थे उसके बारे में लिखा गया था। प्रधान शिलालेख कितने थे, 14 थे। प्रधान शिलालेख कितने थे, 14 थे। मुख्य शिलालेख कितने थे, 14 थे। इसमें ये चट्टानों पर थे, ये शिलालेख थे चट्टानों पर थे। इसमें नीतियों के बारे में, अशोक की जो नीति थी उसके बारे में लिखा था, शासन के जो आदेश थे उसके बारे में लिखा गया था। तो इसे प्रधान शिलालेख, मेजर शिलालेख, मेजर इंस्क्रिप्शन कितने थे, 14 थे, 14 थे, जो नीति और आदेशों के बारे में बात करते थे। नेक्स्ट है लघु शिलालेख। कौन सी, लघु शिलालेख।
अब ये लघु शिलालेख कितने थे? ये शिलालेख बार बार गलत लिख रहा हूं मैं। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख कितने थे? लघु थे वो 15 प्लस थे। लघु मतलब होता छोटे, स्मॉल। लघु का मतलब तो स्मॉल है, छोटे शिलालेख। ये कितने थे? ये 15 थे। इसमें अशोक है वो उपदेश दिया करता था। अशोक है वो अपने नीति उपदेश है वो दिया करता था। इसमें धर्म प्रचार के बारे में बात की जाती थी। बहुत बड़े कितने थे? प्रधान शिलालेख थे 14, जिसमें अशोक है वो चट्टानों पर लिखता था, नीतियों के बारे में बात करता था, जो प्रशासनिक आदेश थे उसके बारे में बताता था। उसके बाद में लघु शिलालेख। लघु शिलालेख कितने हैं? 15 है। इस लघु शिलालेख में अशोक है वो अपने पर्सनल जो उपदेश है वो देता था, अपने प्रचार के बारे में बात करता था। इसके बाद में है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे। इसके बाद में स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख कितने हैं? स्तंभ लेख 7 है। स्तंभ लेख कितने? 7 है, जिसमें अशोक की नीतियों के बारे में, अशोक की पॉलिसीज के बारे में बात होती थी, अशोक की धम्म नीति के बारे में बात होती थी, अशोक की पॉलिसी के बारे में, अशोक की धम्म नीति के बारे में बात होती थी, और अशोक का प्रजा से जो संबंध है उसके बारे में बात होती थी। अशोक की धर्म की क्या नीति है इसके बारे में स्तंभ लेख में बात की जाती थी। अशोक की नीति किस प्रकार की उसके बारे में बात होती थी, और प्रजा के नाम पर क्या संदेश है इसके बारे में बात की जाती थी प्रधान स्तंभ लेख में। इसे मेजर पिलर एडिक्ट भी कहा जाता है। मेजर पिलर रॉक एडिक्ट भी कहा जाता है। पिलर यानी कि स्तंभ पर भी लिखे जाते थे। तो मेजर स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे। स्तंभ के बाद में कुछ लघु स्तंभ लेख भी थे। कुछ लघु स्तंभ लेख भी थे। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि कितने थे, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार था। इसमें भी बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में बात की गई थी। जी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसकी पीडीएफ अलग से भेज दूंगा, ठीक है। लघु। फिर गुफा लेख। केव में इंस्क्रिप्शन भी थी। कुछ गुफाएं थी, गुफा लेख यानी कि केव जो होती ना, केव, केव में भी इंस्क्रिप्शन थे, तो उसके बारे में भी बात हुई थी। तो ये कितनी थी? 3 गुफा लेख है वो 3 थी। गुफा लेख है वो 3 थी। इसमें आजीविका संप्रदाय के बारे में बात मिलती है। इसमें आजीविका संप्रदाय, इसमें बुद्धिज्म के बारे में बात नहीं है। 3 जो गुफा थे ना, गुफा पर लेख लिखे गए थे, इसमें आजीविका संप्रदाय के बारे में बात मिलती है। आजीविका संप्रदाय क्या था उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है? गुफा लेख में मिलती है। तो 3 है वो आजीविका, वो 3 है वो केव, हमें इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलती है। केव इंस्क्रिप्शन यानी कि गुफा लेख भी हमें देखने को मिलती है। तो स्तंभ लेख हो गया, लघु स्तंभ लेख हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्रधान शिलालेख हो गया, लघु शिलालेख हो गया, और कुछ है वो लघु स्तंभ लेख थे, और कुछ है वो गुफा लेख थे। तो ये चीज़ें आप याद रखना, कितनी चीज़ें कौन कौन सी थी। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर ये थे, कहाँ कहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ, सबसे पहले बात करते हैं गिरनार। गिरनार, गिरनार में क्या था? प्रधान शिलालेख था। प्रधान शिलालेख था गिरनार में, प्रधान शिलालेख था। कहाँ पर था? गिरनार। गिरनार कहाँ है? गुजरात में। गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? प्रधान शिलालेख देखने को मिलता है। दूसरा है कंधार में। दूसरा कहाँ है? कंधार में। कंधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कंधार कहाँ पर? अफगानिस्तान में है। तो ये क्या है? ये भी प्रधान शिलालेख है। ये भी एक प्रधान शिलालेख है। इसमें भाषा कौन सी उपयोग की गई है? इसमें ग्रीक भाषा, इसमें ग्रीक भाषा और खरोष्टी लिपि, ग्रीक भाषा और खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया। इस चीज को याद रखना। गिरनार में कौन सी भाषा है? तो बाकी सब है ना, उसमें प्राकृत भाषा है। बाकी जितनी भी अशोक के शिलालेख हैं उसमें प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है, और उसमें जो लिपि हुई है वो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। अशोक के बाकी जितने भी शिलालेख हैं उसमें लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है, और भाषा कौन सी है? प्राकृत है। परंतु कंधार है ना, कंधार जो है उसमें भाषा कौन सी हुई है? ग्रीक भाषा हुई है। लिपि कौन सी हुई? खरोष्ट लिपि हुई है। तो जब अशोक को हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि भाई अशोक किस तरीके का राजा था, तो वो दूरदर्शी राजा था। आप देखो अफगानिस्तान के आसपास में किसका राज है? तो अफगानिस्तान के आसपास में जो रूल देखने को मिलता है वो अशोक का तो है, बट वहाँ पे लोग हैं वो यूनान से आए हुए हैं, वो ग्रीक लोग हैं। तो उन लोगों को संदेश देने के लिए भाई उनको यूं न लगे कि भाई अशोक है वो हमारे पास में जबरदस्ती रूल करके बैठा है। उनको ये न लगे कि अशोक है वो हमारे पे जबरदस्ती रूल कर रहा है, हमारी जो कल्चर है उसको ख़त्म कर सकता है। इसके लिए अशोक यहाँ पे लोगों के कनेक्शन स्थापित करना चाहता है। जैसे आपकी भाषा है वो अलग है, मेरी भाषा अलग है, तो अगर मैं आपसे कम्युनिकेशन करूँगा, आपकी भाषा में कम्युनिकेशन न करके दूसरी भाषा में आपसे बात करूँगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा
कि यार ये व्यक्ति है ना, ये हमारी भाषा को अजीब समझता है, हमारी भाषा का उपयोग भी नहीं करता है और अपनी भाषा को ही हम पर थोपे जा रहा है, तो ये हमेशा अजीब लगता है। तो अशोक ने क्या दिमाग लगाया, अशोक देखो प्रजा से अपने संबंध स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान के आसपास में ग्रीक के लोग हैं, तो यहाँ पे ग्रीक की भाषा का उपयोग कर रहा है, खरोष्टी लिपि का उपयोग कर रहा है। अशोक एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, बहुत टैलेंटेड राजा था। जहाँ से लोग थे वे उसी प्रकार की ये भावना अपनाता था, ताकि लोग हैं वो इसके प्रति विद्रोह न करें, लोगों को ये न लगे कि अशोक तो हमारे विरोधी है, लोग इसके खिलाफ विद्रोह न कर दे इस वजह से, क्योंकि उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया था। तो अगर वो इस प्रकार के काम करेगा, इनके विरोधी काम करेगा, तो लोग हैं वो विद्रोह कर लेंगे। तो अशोक उसे अपना बनाकर रखना चाहता था, इसलिए जैसी उनकी विचार थे उसी प्रकार का अशोक है वो काम किया करता था। तो ये यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में देखने को मिल जाता है कि अशोक का जो कंधार इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर भाषा ग्रीक है और उसकी जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। इसको याद रखना, प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, गिरनार हो गया, कंधार हो गया। नेक्स्ट हमारा शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी कहाँ पर है, शाहबाजगढ़ी है वो पाकिस्तान में है। अभी पाकिस्तान का जो है शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है वो, तो शाहबाजगढ़ी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ये ब्राह्मी लिपि वाला पहला लेख है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में कहीं पे लेख लिखा गया था, वो यहीं पे लिखा गया था। शाहबाजगढ़ी जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सबसे पहला लेख है। सबसे पहला ब्राह्मी भाषा में या ब्राह्मी लिपि में लिखा गया लेख कौन सा है, तो वो है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी आज के टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान में है। उसके बाद में है सारनाथ यूपी। उसके बाद में कहाँ है, सारनाथ यूपी में। इसमें कौन सी भाषा है, इसमें भाषा तो वही है ब्राह्मी भाषा, और लिपि हमारी वो क्या बोलते हैं ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है। परंतु यहाँ पर जो हमें सिंह स्तंभ मिलता है, हमें सिंह स्तंभ मिलता है, हमारा जो नेशनल एम्बलम बना हुआ राष्ट्रीय प्रतीक है ना, वो हमने यहीं से लिया है। शेर बना हुआ है जी। अशोक महान के बारे में बात करें तो ये सारनाथ स्तंभ है, ये कहाँ से मिलता है, ये यूपी से मिलता है। हमारा जो नेशनल एम्बलम है सिंह का है वो हमने यहीं से लिया है, अशोक के सारनाथ इंस्क्रिप्शन से ही हमने वो लिया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय प्रतीक भी हमारा। फिर उसके बाद में रुमनदेई, उसके बाद में रुमेनदेई इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पर है, ये नेपाल में है। रुमेनदेई इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, नेपाल में है। यहाँ बुद्ध का जन्म है, बुद्ध का जन्म हुआ था उसके बारे में वर्णन है, बुद्ध के जन्म के बारे में वर्णन है। तो बुद्ध के जन्म के बारे में वर्णन है वो किस इंस्क्रिप्शन पर है, तो वो रुमनदेई इंस्क्रिप्शन पे है। रुमनदेई है नेपाल में। नेपाल में एक इंस्क्रिप्शन खुदवाया गया था अशोक के द्वारा, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। कहाँ पर, रुमनदेई इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद में बराबर की गुफा, बराबर गुफाएं, बराबर गुफाएं कहाँ पर है, बिहार में है। बराबर की गुफा कहाँ पर है, बिहार में है। इसे लघु गुफा लेख भी कहा जाता है। इसमें आजीविका संप्रदाय के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसमें आजीविका संप्रदाय के बारे में जानकारी हमें मिलती है। किसमें, ये इंस्क्रिप्शन में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन थे, कौन से, गिरनार, कंधार, शाहबाजगढ़ी, सारनाथ, रुमनदेई और बराबर। ये कुछ महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन थे, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अधिकांश थे वो कौन से है, अधिकांश है वो प्राकृत भाषा है। लिपि कौन सी, ब्राह्मी है। कुछ इंस्क्रिप्शन है उसमें अरामिक या ग्रीक भाषा है। लिपि कौन सी, खरोष्टी या ग्रीक लिपि है। ठीक है जी, याद रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लास टाइम 1 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्ट हमेशा पूछा जाता है, ब्राह्मी जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि, इसे सबसे पहले किसने पढ़ा था। एक हमेशा फैक्ट पूछ लेता आपको, कोई ज्ञानी बनने के चक्कर में आपको पूछ लेता है कि ब्राह्मी लिपि है, ये सबसे पहले किसने पढ़ी थी। 1837 में पढ़ी गई थी। जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था, जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था, वो ये फैक्ट, ये हमेशा फैक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद देख लेना कि जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति है, इसने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था 1837 में। बस ये यूपीएससी नहीं पूछती, बट कोई भी ऐसे ज्ञानी बनने के चक्कर में पूछ लेता है, तो एक बार थोड़ा माइंड में ले लेना। ओके जी, अब शिलालेखों का विषय वस्तु क्या था, मतलब थीम क्या था। ये जो शिलालेख के बारे में हम बात करें, इसका थीम था क्या, मतलब इस पर क्या लिखा था, इसका थीम क्या था। तो जो ज़्यादातर थीम थे उसमें जो अशोक की धमकी नीति थी उसके बारे में वर्णन था। अशोक की धमकी नीति क्या कहती है, अहिंसा के बारे में बात करती है, दया भावना के बारे में बात करती है, भाईचारा के बारे में बात करती है, सहिष्णुता के बारे में बात करती है। तो अशोक के जितने ज़्यादातर जो शिलालेख थे वो अशोक की धमकी नीति के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में कुछ जो शिलालेख है
वो प्रजा की भलाई के बारे में संदेश देते हैं कि प्रजा की भलाई होनी चाहिए, माता पिता की सेवा होनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देती है। कुछ शिलालेख है उसमें पशु संरक्षण के बारे में बात की जाती है, कुछ शिलालेख है उसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात होती है। मतलब इनडायरेक्ट जो बात हो रही है ना इन सब में, वो अशोक की धम्म की नीति के बारे में हो रही है। इनडायरेक्टली जो अशोक के जितने भी शिलालेख है उसमें जो बात की जा रही है, अशोक अपनी धम्म की नीति को प्रचारित कर रहा है, ताकि अशोक का जो वर्चस्व है वो बिना हिंसा का सहारा लिए अशोक का वर्चस्व है वो बना रहे। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको अपने पूरे भारत पर वर्चस्व बना के रखना है, परंतु उनको क्या करना है, उनको पुलिस का सहारा नहीं लेना है, आर्मी का सहारा नहीं लेना है। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, वो इस प्रकार की नीति अपनाएंगे, सबके प्रेम से रहेंगे, सारे धर्मों का रेस्पेक्ट करेंगे, इस तरीके से रखेंगे कोई उनका विद्रोह न करे। तो समय अशोक यही काम करता था कि उसका कोई विद्रोह न करे, उसका कोई विरोध न करे, इसलिए आसपास के जो भी थे उनको काफी प्रेम से रखा करता था कि भाई आप मेरी संतान हो। हेलो हेलो हेलो, ओके अब नहीं कटेगी। देखो अशोक है ना, अपने जितने भी प्रजा थी उनको अपने बेटों के समान रखता, अपने पुत्रों के समान रखता। अशोक हमेशा कहता था कि मेरी प्रजा है वो मेरे पुत्र है, मैं उनका पापा हूँ, मैं उनका पिताजी हूँ, वो मेरी प्रजा है, वो मेरे पुत्र के समान है। तो अशोक हमेशा उनको इसी तरीके से ट्रीट करता था, ताकि उनको कभी यह महसूस न हो कि अशोक है वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, अशोक हमें प्रताड़ित कर रहा है। एक अच्छा राजा बनने की कोशिश करता था अशोक हमेशा। इसी वजह से अशोक का कभी विद्रोह नहीं हुआ था। कहीं पर भी विद्रोह होता था तो इसी बहाने से अशोक उनको दबाया करता था कि भाई मैं ही आपका संरक्षक हूँ, मैं आपके पिता की भूमिका हूँ, मैं आपके भगवान की भूमिका हूँ, मैं आपके राजा की भूमिका हूँ, आप मेरे अकॉर्डिंग काम करो, आपके साथ में कभी गलत नहीं होगा। तो अशोक अपने शिलालेख के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश करता था समय समय पर, ताकि प्रजा है वो उसके विरोध में काम न करे। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं आती। आगे बात करते हैं। आगे कुछ अशोक की कुछ महत्वपूर्ण जो राज्य वगैरह थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पाटलिपुत्र है, तो एनसीईआरटी में इसके बारे में वर्णन दिया हुआ पाटलिपुत्र के बारे में कि पाटलिपुत्र की खासियत बताएगी, पाटलिपुत्र किस प्रकार की राजधानी थी, क्या विशेषता थी, इसके बारे में पाटलिपुत्र के बारे में बात की गई है। तो क्या क्या बात की गई है। पाटलिपुत्र है वो मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, काफ़ी प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ पर ये मौर्य के टाइम में भी राजधानी रही है, शुंग के टाइम में भी राजधानी रही है, और गुप्त वंश आया उसके टाइम में भी ये राजधानी रही है पाटलिपुत्र। मतलब पाटलिपुत्र का वर्चस्व है वो काफ़ी लंबे समय तक चला है। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है ये काफ़ी लंबे समय तक यहाँ की राजधानी रहा था, मगध की लंबे समय तक ये राजधानी रहा था पाटलिपुत्र। उस समय में काफ़ी ये प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। यहाँ पर कई वंश है उन्होंने शासन किया है, कई वंश से उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र को बना के रखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक की भी यही राजधानी रही थी। इससे पहले भी ये पाटलिपुत्र है वो राजधानी रही है। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, जो पाटलिपुत्र है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका महत्व के बारे में बात करें, इसकी जो नींव रखी गई थी, इसकी जो नींव रखी गई थी, हालांकि अजातशत्रु के टाइम से ही इसकी नींव रख दी गई थी, परंतु इसको जो विकसित किया है वो किसने किया है, इसको विकसित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जो विकसित किया है वो किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। और आचार्य चाणक्य ने इसकी नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको विकसित किया है, इसकी नींव रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बिहार में, आज मगध है वो बिहार में है, मगध एम्पायर बिहार में है। ठीक है, वो पाटलिपुत्र है वो पटना में, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण थी। अशोक ने अपना जो धर्म है ना, धर्म का नीति, उसका जो स्टार्टिंग की थी, उसकी शुरुआत की थी वो पाटलिपुत्र से ही की थी। अशोक ने अपने धर्म की नीति को जो प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, वो कहाँ से किया था, पाटलिपुत्र से ही किया था। ये तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी, मैंने आपको बौद्ध संगति पढ़ाई हुई है, सारी बौद्ध संगति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कब, लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, 6th जो अध्याय था उसमें पढ़ाया था। तो सारी जो बौद्ध संगति थी उसमें जो तीसरी बौद्ध संगति थी, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। यहाँ पे है ना, बुद्ध धर्म में जो विघटन हो रहा था उसको रोकने की बात की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में होती है। मेगस्थनीज, कौन था मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ये कौन था, ये था यूनान का एक राजदूत था, यूनान का एक राजदूत था
वो कहाँ पर रुका था? वो पाटलिपुत्र में रुकता है और पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन करता है। पाटलिपुत्र के बारे में काफ़ी ज़्यादा वर्णन करता है। कौन करता है? ये मेगस्थनीज के द्वारा की जाता है। इस मेगस्थनीज को उदयन ने बसाया। उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया, पहले ही गया था। ठीक है, ये जो मेगस्थनीज था इसने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज ने कहा था पाली ब्रोथा। ये वर्ड याद रखना, मैं फिर से लिख देता हूं। यहां पे नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को कहा पाली ब्रोथा कहा था। इसे पाटलिपुत्र बोलना नहीं आता था। ठीक है, तो ये इसको क्या कहता था? ये इसे पाली ब्रोथा कहता था। तो मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा था, क्योंकि इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था, पाटलिपुत्र बोलना नहीं आता था, इस वजह से ये इसको पाली ब्रोथा कहते हैं। तो पाली ब्रोथा किसके द्वारा नाम दिया गया था? मेगस्थनीज के द्वारा नाम दिया गया था। किस शहर का नाम पाली ब्रोथा है? तो पाटलिपुत्र का नाम है वो पाली ब्रोथा है। तो ये फैक्ट है वो आप याद रखना। ठीक है, शहर की बनावट कैसी थी? गंगा नदी पर किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। गंगा नदी यहाँ से फ्लो करती आती है। काफ़ी अच्छा साफ सुथरा शहर था, गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर था। ठीक है, लकड़ी पास में देखने को मिल जाती थी, क्योंकि बहुत सारे जंगल थे आसपास में। आज के टाइम में नहीं है, परंतु उस समय में काफ़ी जंगल देखने को मिल जाता था। यहाँ की ज़मीन थी काफ़ी उपजाऊ थी, क्योंकि गंगा नदी की जो ज़मीन थी वही यहाँ पर ज़मीन थी, तो उपजाऊ ज़मीन थी। यहाँ पर किले के लिए लकड़ियाँ मिल जाती थी, पत्थर मिल जाते थे, और यहाँ पे नदी थी। इस वजह से बेनिफिट ये है कि पीने के लिए पानी भी मिल जाता था, और यहाँ पे हाथी, जंगल बहुत ज़्यादा था तो हाथी भी थे। इस वजह से ये शहर है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे किलेबंदी, हाथी, जंगल के लिए लकड़ियाँ, जंगल से लकड़ियाँ मिल जाती थी, पानी, वो पीने के लिए पानी मिल जाता था, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, उपजाऊ ज़मीन थी। इस वजह से पाटलिपुत्र है उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। इसके बाद में एक शहर आता है तक्षशिला। एक शहर क्या आता है? तक्षशिला आता है। अब तक्षशिला के बारे में बात करें, ये इसका भी वर्णन है वो एनसीईआरटी में किया गया है। तक्षशिला का भी वर्णन है वो एनसीईआरटी में किया गया है। तक्षशिला आज कहाँ है? आज पाकिस्तान में है। आज तक्षशिला है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास में है। रावलपिंडी एक शहर है। शोएब अख्तर का नाम सुना होगा आपने, जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। उनका शहर रावलपिंडी। रावलपिंडी के पास में एक शहर है तक्षशिला। रावलपिंडी के पास में एक शहर है तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान में है। ये एक प्राचीन प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। वर्ल्ड की जो फेमस यूनिवर्सिटी हुआ थी उस टाइम में, वर्ल्ड की जो फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वो तक्षशिला हुआ करती थी। पूरे विश्व से, पूरा जो वर्ल्ड था वहाँ से स्टूडेंट है वो यहाँ पे पढ़ने आते थे। पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट है वो तक्षशिला में पढ़ने आते थे। ये एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। ये प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करता था, बहुत प्रसिद्ध होता था। बहुत अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पे हुआ करते थे। उस टाइम में इसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इसे विश्व की पहली यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। वर्ल्ड की पहली जो यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला को ही माना जाता है। इसका महत्व क्या था? यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध टीचर देखने को मिले थे। कौन? चाणक्य। चाणक्य वो यहीं से पढ़े थे और यहीं पे पढ़ाते थे। पाणिनि वो यहीं से निकले हुए थे। ठीक है, चरक है वो यहीं से निकले थे। पाणिनि कौन थे? पाणिनि जिन्होंने व्याकरण के बारे में बताया था। चरक जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताए थे। ये सारे यहीं पे पढ़े लिखे थे। चाणक्य जैसा यहाँ पे विद्वान निकला है, पाणिनि जैसा विद्वान निकला है, चरक जैसा विद्वान निकला है, वो सारे कहाँ से निकले हैं? वो सारे तक्षशिला से निकले हैं। तो तक्षशिला से ऐसे ऐसे स्टूडेंट निकले थे। इतना वर्चस्व हुआ करता था तक्षशिला का। ठीक है, यहाँ पे वेद, आयुर्वेद, गणित, युद्ध कला, राजनीति सबके बारे में पढ़ाया जाता था। आपको युद्ध कला सीखनी है आप तक्षशिला जाओ, आपको राजनीति सीखनी है आप तक्षशिला जाओ, गणित सीखनी है आप तक्षशिला जाओ, आयुर्वेद सीखना आप तक्षशिला जाओ। तो हर चीज के बारे में नॉलेज है वो तक्षशिला से दिया जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो तैयार किया था ना चाणक्य ने, वो भी तक्षशिला से जाकर ही तैयार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो ट्रेनिंग दी गई थी ना भाई कैसे राज करना है, वो तक्षशिला में जाकर ही दी गई थी। तक्षशिला को शिक्षा का केंद्र भी बनाया गया था और तक्षशिला को प्रशासनिक केंद्र भी बनाया था। मौर्य के शासन के दौरान जिस प्रकार से पाटलिपुत्र को वर्चस्व में रखा गया था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, इसी प्रकार से तक्षशिला को है वो शिक्षा का केंद्र और प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बनाया गया था। क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जाती थी, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था सीखी जाती थी, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था की जो नींव रखी गई थी, स्थापित की गई थी, वो तक्षशिला में की गई थी।
ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी तक्षशिला है वो महत्वपूर्ण शहर था, क्योंकि ये एक सेंटर में पड़ता था, यहाँ से कई सारे व्यापारिक रास्ते गुजरते थे, तो ये बीच में पड़ता था, इस वजह से भी इसका वर्चस्व है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। उसके बाद में एक शहर है जिसका वर्णन देखने को मिलता है एनसीईआरटी में हमें, उज्जैन के बारे में। उज्जैन ये कहाँ पर है? उज्जैन आज के टाइम में मध्य प्रदेश में है। उज्जैन है वो आज के टाइम में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मालवा क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी, मालवा की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। आज भी ये शहर देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर शहर है, ठीक है। ये बहुत प्रसिद्ध जनपद हुआ करता था, अवंती। अवंती एक प्रसिद्ध जनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी थी। अवंती एक महाजनपद था, एक जनपद था जिसकी राजधानी थी उज्जैन, जो आज के टाइम में कहाँ पड़ता है? आज के टाइम में मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये भारत का प्रशासनिक व्यापारिक केंद्र था। जब हम वेस्टर्न भारत की बात करते हैं, पश्चिमी भारत की बात करते हैं, तो पश्चिमी भारत का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो वो उज्जैन था। जैसे पूर्वी भारत में पाटलिपुत्र का वर्चस्व था, साथ ही साथ उत्तर भारत में कौन सा था? उज्जैन का, उत्तर भारत में तक्षशिला का वर्चस्व था। इसी प्रकार से पश्चिमी भारत में उज्जैन का वर्चस्व हुआ करता था। पश्चिमी भारत में उज्जैन का वर्चस्व हुआ करता, तो उज्जैन एक प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था। पश्चिमी भारत का उज्जैन है वो एक व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पश्चिमी भारत का, वेस्टर्न इंडिया का प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था कौन सा शहर? उज्जैन शहर है। उज्जैन शहर है वो प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऐतिहासिक महत्व ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय उज्जैन में है अशोक को राज्यपाल घोषित किया गया था। जब बिंदुसार है वो किंग थे ना, बिंदुसार कहाँ के किंग थे? उज्जैन, ये अपने मगध के किंग थे। उस टाइम में अशोक को उज्जैन का राज्यपाल घोषित किया गया था। बिंदुसार के समय अशोक को यहाँ का उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था। तो उज्जैन का राज्यपाल किसको बनाया गया था? किसके टाइम में? अशोक को बनाया था, बिंदुसार के टाइम में। इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि अशोक यहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ में गुप्त काल के बारे में बात करते हैं, तो गुप्त काल के समय उज्जैन को राजधानी भी बनाया गया था। गुप्त काल के समय उज्जैन को एक बार राजधानी भी बना दिया था। कालिदास है ना, कवि कालिदास, कालिदास है वो उज्जैन से संबंधित है। कवि कालिदास है वो उज्जैन से ही थे। तो उज्जैन का वर्चस्व कितना देख सकते हो, उज्जैन कितना महत्वपूर्ण शहर है। कालिदास है, इनका जन्मभूमि है उज्जैन, कालिदास की जन्मभूमि है उज्जैन है, ठीक है जी। पश्चिम का व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र भी उज्जैन है। पश्चिम का व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र है वो भी उज्जैन है। साथ ही साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखना, इससे त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम क्या होता है? त्रिवेणी संगम में आपको प्राचीन ज्योतिर्विद्या सिखाई जाती है। त्रिवेणी संगम में आपको कई सारी चीजें सिखाई जाती है, तो इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। और प्राचीन जो ज्योतिर्विद्या है उसका भी केंद्र है वो उज्जैन था। काल की गणना, समय की गणना है वो उज्जैन से की जाती थी। काल की गणना है वो भी उज्जैन से की जाती थी। और पूर्व, आपको पूर्व में जाना है, आपको पश्चिम में जाना है, उसके बीच का जो केंद्र था वो कहाँ था? उज्जैन था। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जाना है, बीच में जो रास्ता पड़ता, बीच में जो केंद्र था वो कहाँ था? उज्जैन था। तो उज्जैन का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कितना महत्वपूर्ण शहर था, पश्चिम का व्यापारिक केंद्र है, त्रिवेणी संगम यहाँ पर है, यहाँ पे ज्योतिर्विद्या के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है। कालिदास यहाँ से संबंधित है, तो उज्जैन इसलिए प्रसिद्ध शहर है। तो उज्जैन के बारे में ये फैक्ट है, आप याद रखना, ठीक है जी। उज्जैन के बारे में याद रखना। 3 शहरों के बारे में हमने बात की, पाटलिपुत्र के बारे में बात की है, उज्जैन के बारे में हमने बात की, साथ ही साथ में हमने तक्षशिला के बारे में बात की। तो ये चीज़ है वो आप याद रखना, ये इस टाइम की एक महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना इसको। अब हम बात करते हैं अशोक के टाइम में ग्रामीण जीवन कैसा था। अशोक के समय में ग्रामीण जीवन है वो कैसा था, ग्रामीण जो लोग थे उनका जीवन कैसा हुआ करता था। भारत इस समय एक कृषि प्रधान देश था, सारी जो एक्टिविटीज है वो एग्रीकल्चर के अराउंडिंग चलती थी। कृषि प्रधान देश था, सारी एक्टिविटीज है वो एग्रीकल्चर के अराउंडिंग चलती थी। मतलब एग्रीकल्चर के सराउंड में जो भी एग्रीकल्चर है, या तो किसान है वो खेती कर रहे हैं, खेती को बेच रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग सारी है वो एक्टिविटीज चला करती थी। लोग है अधिकांश लोग गाँवों में रहते थे, शहर बहुत कम थे, कुछ ही शहर देखने को मिलते थे, ज़्यादातर गांव का ही वर्चस्व देखने को मिलता है। आर्थिक सामाजिक समानता देखने को मिलती है, लोग हैं वो भाईचारे के साथ में रहते थे। आर्थिक रूप से सभी ऑलमोस्ट इक्वल ही थे, कोई ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति था, अंबानी था और कोई भिखारी था, ऐसा नहीं था, ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलते हैं। आजीविका के लिए
खेती करते थे, अपना पेट पालन कैसे करते थे, दाल रोटी कैसे कमाते थे, तो दाल रोटी कमाने के लिए वो लोग क्या करते थे, खेती किया करते थे। अपना पेट पालन करने के लिए, पेट की पूजा करने के लिए खेती करते थे। खेती में क्या, चावल है, गेहूं है, जौ है, तिल है, ये सब उगाते थे। पशुपालन में गाय, बैल, बकरी, भेड़, बाकी जो भी होता है ना नॉर्मल पशुपालन, वो किया करते थे। शिल्प कला में लोहार थे, बढ़ई थे, जो नॉर्मल काम किया करते थे। कुटीर उद्योग मतलब कुछ हाथ से बनाने का भी काम है इनके द्वारा किया जाता था। कुछ गाँवों में छोटे मोटे बाजार लगते थे, इस दौरान जो अपने प्रोडक्ट थे उनको बेचा करते थे। तो गाँवों के लोग ऐसे थे, सिंपल सादा जीवन था उनका, खेती किया करते थे, पशुपालन भी किया करते थे, कुछ हाथ से चीज़ें भी बनाते थे, जैसे कि बुनकर वगैरह है, कढ़ाई है, कुम्हार है, ये कुछ हाथ से सामान बनाते थे और आसपास में जो मेले लगते थे छोटे छोटे, वहाँ जाके अपना सामान है वो बेच देते थे। ठीक है जी, आसपास में जो मेले लगते थे वहाँ जाके अपने सामान को बेच देते थे। गाँवों में घर कैसे थे, कच्चे घर हुआ करते थे, मिट्टी के बने हुए घर थे जो लकड़ी से बनाए जाते थे, मिट्टी से बनाए जाते थे। घर का आंगन कैसा, घर का आंगन भी कच्चा हुआ करता था। सामूहिक कुएं होते थे, पूरे गांव के लिए एक कुआं था, उसमें पूरे गांव के लोग हैं वो पानी ले जाते थे। एक तालाब हुआ करता था, वहां से भी ये लोग हैं वो पानी ले जाया करते थे। यानी कि सामूहिक कुएं थे, सामूहिकता वाला थी, पर्सनल कुछ भी नहीं था। कोई व्यक्ति था उसके लिए पर्सनल कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी। सप्ताह में एक बार, 7 दिनों में एक बार है वो बाजार भी लगा करता था। तो ये ग्राम का कुछ जीवन था अशोक के टाइम का। प्रशासन कैसा था, ग्राम में कुछ अलग अलग टर्म्स है, उसको याद रखना। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे कुछ शब्दों को याद रखना। यहाँ पे देखो, ग्रामीणी, ये वर्ड याद रखना, ग्रामीणी, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रामिक कहते हैं। इस शब्द को याद रखना, ठीक है। बाकी चीज़ें याद रखो ना रखो, इसको याद रखना। ग्रामीणी किसे कहते हैं या ग्रामिक किसे कहते हैं, तो ये गांव का जो मुखिया है, गांव का मुखिया है, उसे ग्रामीणी कहा जाता है या उसे ग्रामिक कहा जाता है। ये ग्रामीणी और ग्रामिक क्या करता है, ये टैक्स वसूल करने का काम करता है। ये प्रांत वाले लोग हैं वो इसको बोलते थे, प्रांत में जो लोग थे, प्रांत में जो राज्यपाल वगैरह थे वो बोलते थे इसको, भाई तू है ना टैक्स वसूल कर। तो गाँवों में जो मुखिया था उसको क्या कहा जाता था, उसको ग्रामीण कहा जाता था या ग्रामिक कहा जाता था। ये जो गांव का मुखिया था ये टैक्स वसूल करने का काम करता था। गांव का जो मुखिया था जिसे हम ग्रामिक कहते हैं या ग्रामीण कहते हैं, तो ये टैक्स वसूल करने का काम करता था, झगड़ों का समाधान करता था। आपस में कुछ झगड़े होते थे तो उनका समाधान है वो इसी के द्वारा किया जाता था। खेती की देखभाल भी इसी के द्वारा की जाती थी। ये है वो पंचायत का आयोजन भी करता था, पंचायत का आयोजन भी इसके द्वारा किया जाता था, ताकि पंचायत में किस प्रकार से नियम होंगे वो सारी चीज़ें इसके द्वारा की जाती। अब हम टैक्स व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। कर किस प्रकार से लिया जाता था। कर है वो 1/4, यानी कि आप 100 किलो अनाज ले रहे हो तो उसमें 25 किलो अनाज है वो किसको देना होगा, वो राजा को देना होगा। 1/4 है वो सिस्टम होता था कर का। टैक्स है वो 1/4 है। आप जितना भी आपके पास में पैसे होंगे या अनाज होगा उसका 4th भाग है वो किसको देना होगा, वो राजा को देना होगा। कभी कभार इसको 1/6 भी कर दिया जाता था, कभी कभार 1/4 था, कभी कभार 1/6 था। ठीक है, कभी स्थिति सही नहीं होती थी, अकाल पड़ जाता था तो इसे 1/6 कर दिया जाता था, और कई बार 1/4 भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती थी। ठीक है, और कर में क्या क्या चीज़ें, मतलब टैक्स के रूप में पैसे तो थे नहीं, तो आप अनाज दे सकते हो, आप पशुओं को देख सकते हो, या व्यापार के दौरान जो चीज़ें लेके आ सकते हो वो राजा को दे सकते हो। पैसे तो उस टाइम में थे नहीं, तो ये सारी चीज़ें दी जा सकती थी। राज्य के अधिकारी थे वो कर वसूल करते थे। राज्य के अधिकारी ग्रामीणी को बोलते थे भाई तू कर वसूल कर। ग्रामीणी का अधिकारी मान लो सरपंच मान लो, तो ये जो अधिकारी होते हैं ना, जो राज्य के अधिकारी होते हैं, ऑफिसर वगैरह, ये सरपंच को बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए। सरपंच है वो लोगों से टैक्स लेगा। तो ये चीज़ें काम करती थी। धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक में इस टाइम में लोग हैं वो, कुछ लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, कुछ है वो हिंदुज्म को फॉलो करते थे, कुछ है वो जैनिज्म को फॉलो किया करते थे। छोटे छोटे घर बना के रहते थे, मंदिर में जाया करते थे। स्थायी मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती। सामाजिक जीवन कैसा था, लोग है वो संयुक्त परिवार में रहते थे। सामाजिक जीवन इनका कैसा था, तो लोग है वो संयुक्त परिवार में रहा करते थे। सामाजिक जीवन, तो लोग है वो संयुक्त परिवार में रहते थे, एक साथ कई सारी फैमिलीज रह रही है, सारे लोग मिलकर काम करते हैं, दादा दादी चाचा चाची ये सारे लोग मिलकर साथ में रहते हैं। परिवार का मुखिया है वो कौन था, परिवार का मुखिया वो पुरुष हुआ करता था। मेल है वो पुरुष है, मतलब पिताजी या दादाजी है वो परिवार के मुखिया थे। सारे लोग मिलकर साथ में रहने की संस्कृति यहाँ पे देती थी। जल पानी के लिए क्या करते थे, सिंचाई, खेती के लिए जो पानी की आवश्यकता थी उसके लिए ये तालाब बनाते थे, कुएं हुआ करते थे।
इसके माध्यम से सिंचाई की जाती थी। कई बार नहरें भी देखने को मिलती है, कई बार है वो नहरें भी देखने को मिल जाती है। कला में, कला के लिए क्या करते थे, तो हमें संगीत वगैरह भी देखने को मिल जाता है, लोकगीत देखने को मिल जाते हैं, लोक नृत्य देखने को मिल जाते हैं, चित्रकला देखने को मिल जाती है। तो कला के प्रेमी भी यहाँ पर लोग हुआ करते थे। गांव और नगर में संबंध क्या था, अन्न कच्चा जो भी प्रोडक्ट वगैरह है गांव के लोग हैं वो शहरों में बेचते थे, और शहर के लोग हैं वो गांव की जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो किया करते थे। तो ये ग्रामीण जीवन है अशोक के टाइम का। ठीक है जी, इसके बारे में याद रहेगा आपको, ग्रामीण जीवन के बारे में याद रहेगा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत बेसिक में जाके सारे पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ है वो पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। अब मौर्य काल के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इस टाइम में भवन किस टाइप के थे, इस टाइम में शहर किस टाइप के थे, राजधानी किस टाइम थी, जो नगर बनाए जाते थे उसका नगर का नियोजन मतलब सिटीज थी उनका प्लानिंग किस प्रकार से थी, थोड़ी बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ बड़े शहर जैसे कि पाटलिपुत्र है, ये लकड़ी से बनाए जाते थे। इनमें जो किले, बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, ये किले हैं वो पत्थरों से बनाए जाते थे, इनमें लकड़ी का उपयोग किया जाता था। तो ये राजधानी है वो प्लानिंग तरीके से बनाई जाती थी, उसमें किले वगैरह हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग यूज में ली जाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भवन वगैरह बिल्डिंग बनाई जाती है, किले बनाए जा रहे हैं, कच्ची सड़कें बनाई जा रही है, मतलब आज के टाइम में तो पक्की सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन उस टाइम में तो पक्के तो थे नहीं, तो बिल्डिंग बनाई जा रही, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड किस टाइप के हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। राजधानी में नगर नियोजन किया जा रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। नहरें बनाई जा रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस टाइम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक ठाक कंडीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पाटलिपुत्र शहर है वो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। यहाँ पे नहर के लिए अलग व्यवस्था थी, किले के लिए अलग व्यवस्था थी, आम पब्लिक के लिए रहने के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। तो पाटलिपुत्र शहर को अलग तरीके से बनाया गया था। यहाँ पे सीधी सड़कें थी, कई सड़कें हैं वो सीधी थी, काफ़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, समकोण पे सड़कें एक दूसरे को काटा करती थी, ताकि लोग हैं वो ज़्यादा मतलब ऐसे गुमराह ना हो जाए। अगर पाटलिपुत्र में चाहो आपको रास्ता नहीं मिला तो आप कहीं गुम नहीं जाओगे, इस प्रकार के शहर को डिजाइन किया गया था। ठीक है, राजा है वो अलग अलग मंत्री भी इसके लिए बनाते थे, जिसका काम था क्या था, शहरों का निर्माण करवाना। इसके लिए अलग से मंत्री भी हुआ करते थे। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, ताकि जल है वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से जा सके, इसकी भी अच्छे से व्यवस्था की गई थी। रोड है, सड़कें है, संचार है, टेली कम्युनिकेशन है, इसकी भी अच्छे से व्यवस्था थी। संचार मतलब मोबाइल वगैरह नहीं, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना था ना, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई थी। संदेश है वो आसानी से स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, पेड़ की सुविधाएं थी, सड़कों के आसपास में पेड़ उगाए जाते थे, धर्मशालाएं बनाई जाती थी, पानी के लिए कुएं बनाए जाते थे, तालाबें बनाई गई थी, सड़कों के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक आने के लिए रोड की प्रॉपर व्यवस्था थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम में देखने को मिलती हैं। सिंचाई के लिए बड़े बड़े तालाब थे, बड़े बड़े कुएं थे, तालाब में लंबे समय तक पानी को स्टॉक करने की व्यवस्था की गई थी। किस टाइम में, अशोक के टाइम में। सार्वजनिक भवन बनाए गए थे। सार्वजनिक भवन मतलब उसमें सारे लोग आके रह सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत होगी सारे लोग आके यहाँ पे रुक सकते हैं, इसलिए सार्वजनिक भवन की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि यात्री है वो यहाँ पे रुके, विश्राम गृह में रुक सके, ये भी व्यवस्था इस समय की गई थी। धार्मिक ढांचा सारे, जैसे बुद्धिज्म के लिए स्तूप बनाए गए थे, बुद्ध धर्म है उसके लिए स्तूप बनाए गए थे, विहार बनाए गए थे, हिंदुओं के लिए मंदिर बनाए गए थे, शिलालेख बनाई गई थी, गुफाएं भी बनाई गई थी। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है अशोक के टाइम में। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में था। टैक्स व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं, कर प्रणाली किस प्रकार की थी। टैक्स प्रणाली के बारे में बात करें तो अशोक के टाइम के अगर टैक्स प्रणाली के बारे में बात करें तो जो भी टैक्स से पैसे आते थे उसका उपयोग कहाँ होता था, इसका उपयोग सेना में किया जाता था, इसका उपयोग है वो प्रशासन में किया जाता था, इसका उपयोग है निर्माण, जो भी चीज़ें बनानी थी, बिल्डिंग वगैरह, जो किले बनाने थे, जो सड़कें बनानी थी, इसमें किया जाता था। जन कल्याण में, पब्लिक का काम करने के लिए भी टैक्स का उपयोग है वो किया जाता था। तो अलग अलग जगह पर टैक्स का उपयोग किया जाता था। टैक्स कहाँ से लिए जाते थे, टैक्स है वो प्रजा से वसूल किया जाता था, लोगों से टैक्स लिया जाता था और इसका उपयोग है वो भी लोगों पर किया जाता है, लोगों की सुविधाओं के लिए, सेना के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता था। लोगों से पैसे लेते थे और लोगों पर ही इसका उपयोग है वो किया जाता था। ठीक है जी, न्याय की व्यवस्था भी थी, न्यायपूर्ण व्यवस्था थी, न्याय में भी उसे पैसों की आवश्यकता पड़ती थी। किस किस प्रकार के कर थे, अलग अलग प्रकार के हमें कर देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे एक है भूमि कर, एक है भूमि कर जिसे बाली के नाम से भी जाना जाता है, बाली, बल्ली, बाली नहीं बल्ली,
इसे भूमिकर या बल्ली कहा जाता है। ये कृषि भूमि पर लगाया जाता है, कृषि भूमि पर लगाया जाता है, जिसे कृषि भूमिकर कहा जाता है, बल्ली कहा जाता है, जो कि कृषि भूमि पर लगाया जाता है। ये 1/6 मतलब आपके पास में 1/6 का होता था, 1/4 नहीं, ये 1/6 हुआ करता था। आपके पास में अगर 6 हुई है, मतलब 6 बोरी अनाज हुआ है, 6 किलो अनाज हुआ है, तो उसमें से 1 किलो है वो इसको देना होगा। किसको देना होगा? राजा को देना होगा। तो 1/6 है वो अनाज हुआ करता था। तो भूमि कर लगाया जाता था। भूमि कर कितना था इस टाइम में? 1/6 पार्ट है वो भूमि कर लगाया जाता था। यहाँ पर उपग्रह कर, उपग्रही कर, ये उपग्रही कर क्या होता है? इसे हम भागा भी कहा जाता है। उपग्रही कर को भाग भी कहते हैं, भागा कह सकते हो, इसको हम भाग भी कह सकते हैं। एक था भूमि कर जिसे हम बल्ली कहते हैं, ये कितना था? ये 1/6 था। अगर 6 किलो हो रहे हैं तो 1 किलो है वो सरकार को दे दो। तो दूसरा कौन सा था? उपग्रही कर, जिसे हम भागा भी कहते हैं या इसे भाग भी कह सकते हैं। ये क्या था? ये फसल के भाग के रूप में है, ये फसल के भाग के रूप में है। यहाँ की यानी कि आपकी जितनी फसल हो रही है उसके भाग के रूप में दो। ये 1/4 से 1/6 है वो हो सकता है। अगर आपके पास में 4 किलो हुए हैं तो 1 किलो दे दो, 6 किलो हुआ है तो 1 किलो दे दो। या तो कई बार 1/4 होता था या कई बार 1/6% हुआ करता था। ठीक है, तो इसे भाग या उपरिग्रह कहा जाता था। ये पॉइंट रट लो। ठीक है, भूमि कर बल्ली क्या था? जो कृषि भूमि पर लगता था। भूमि कर यानी कि बल्ली वो किस पे लग रहा है? कृषि भूमि पर लग रहा है, 1/6 था। दूसरा है उपग्रही कर या भागा, ये किस पे लगता था? ये फसल के भाग पर लगता था। जितनी फसल हुई है उसके एक भाग पर लगा करता था। ये 1/4 से 1/6 हुआ करता था। नेक्स्ट है शुल्क। नेक्स्ट क्या है? शुल्क। ये शुल्क किस पे लगती थी? ये शुल्क लगती थी व्यापार पर। जो व्यापार ट्रेड वगैरह होता है उस पे लगती थी, शुल्क लगती थी। जितने रुपए का आपने माल बेचा है उसके कुछ परसेंटेज है वो सरकार को देने होंगे, शुल्क है। फिर इसके बाद में एक पशु कर भी हुआ करता था। पशु कर पशुओं पर लगता था, गाय बैल बकरी है उस पर लगता था। फिर एक सीमा कर था, एक सीमा से दूसरी सीमा में जाने के लिए सीमा कर लगाया जाता है। जैसे आज टोल टैक्स लगाया जाता है, इसी प्रकार का सीमा कर भी लगाया जाता है, जिसे हम द्वार कर भी कहते हैं। वर्षिका जी हेलो, हाँ जी वर्षिका जी। जल कर, जलाशय थे उन पर एक कर लगाया जाता है जिसे जल कर कहा जाता है। वन कर, वनों की लकड़ियों पर एक कर लगाया जाता है जिसे वन कर कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, भूलना मत ये सारी चीजों को। बाद में कर का जो कहाँ कहाँ कौन सा कर लगाया जाता है, कौन वसूल करता है, ये सारी चीजें याद रखना। अब कर वसूल करने के लिए कुछ अधिकारी थे। कौन कौन थे? एक था समूहाध्यक्ष, ये ध्यान से पढ़ना। समूह, ये मैंने खा लिखा है, अध्यक्ष, समुक्षाध्यक्ष। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, इस वर्ड को लिख लेना, रट लेना। समुक्षाध्यक्ष, समुक्षाध्यक्ष। समुक्षाध्यक्ष कौन था? समुक्षाध्यक्ष, इसे हम समाहर्ता भी कहते हैं। समुक्षाध्यक्ष को हम समाहर्ता भी कहते हैं। इसे हम ग्रामिक, समुक्षाध्यक्ष, समाहर्ता, ग्रामिक, ये लोग कौन थे? ये लोग कर वसूल करने का काम करते थे, ये वसूल करते थे। समुक्षाध्यक्ष था, ये भी कर वसूलता था। समाहर्ता, ये भी कर वसूल करता था। और ग्रामिक है, ये भी कर वसूल किया करता था। तो ये शब्दों को आप है ना लिख लेना। समुक्षाध्यक्ष क्या करता था, समाहर्ता क्या करता था, ग्रामिक है वो क्या काम करता था, इसके बारे में आप लिख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में ग्रामिक है वो कर लेने में हेल्प करता था, इसके बारे में भी आप लिख लेना। साथ ही साथ में यहाँ पे रसीद की व्यवस्था थी। आपने अगर टैक्स दे दिया, बदले में आपको रसीद दे दी जाती थी, अब आप फ्री हो। ठीक है, कर कौन दिया करता था? किसान देते थे कर, व्यापारी कर देते थे, पशुपालक है, शहरी लोग हैं, ये सारे लोग हैं वो कर दिया करते थे। कर का उपयोग कहाँ था? होता था सेना पे होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता था, प्रशासन पे होता था, जन कल्याण में होता था, दान देने के लिए कर का उपयोग है वो किया जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ याद रहेगी, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कृषि व्यवस्था की। मौर्य काल में या अशोक के टाइम में कृषि व्यवस्था किस प्रकार थी? इस टाइम में कृषि प्रधान देश था, किसान ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो किसान थी। आर्थिक रूप से मुख्य रूप से कृषि ही काम होता था, एग्रीकल्चर का ही काम मुख्य रूप से हुआ करता था। बड़ी संख्या में लोगों के पास भूमि हुआ करती थी और ये भूमि थी, इससे खेती की जाती थी, इस खेती पे कर लगता था, टैक्स लगता था, इसी के माध्यम से प्रशासन है वो चला करता था। कौन कौन सी फसलें होती थी? फसलें में गेहूं, चावल, बाजरा, मूंग, उड़द, मसूर, तिल, अलसी, गन्ना, कपास, फल, सब्जियां, ये सारी फसलें हुआ करती थी। सिंचाई कैसी होती थी? कुएं है, तालाब है, नहरें है, बांध है, इन सबसे सिंचाई हुआ करती थी। ये पॉइंट रखने वाले नहीं, एक बार सुन लोगे काम हो जाएगा।
ये रटने वाले हैं नहीं, इसलिए बार बार मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ध्यान दूंगा जो काम की चीज़ें होगी उस पर मैं खुद ध्यान दे दूंगा। ठीक है, किसान खेती। अब एक वर्ड आया यहाँ पे ग्रस्त, ये वर्ड इसको ध्यान से देखो, ये ग्रस्त वर्ड आया है। ग्रस्त वर्ड का मतलब क्या होता है, ये देखो ग्रस्त। ग्रस्त वर्ड का मतलब होता है किसान को कहा जाता है, जो किसान होता है उसे ग्रस्त कहा जाता है। किसान को ग्रस्त कहा जाता है। जो ग्रस्त का मतलब होता है किसान, जो खेती करता है, अपने घर का पालन करता है, इसे ग्रस्त कहा जाता है। इस वर्ड को याद रखना, ग्रस्त क्या होता है। जो ग्रस्त होता है यानी कि किसान है, ये अपने जमीन का स्वामी हुआ करता था। किसान है या तो ये अपनी जमीन का स्वामी था, मालिक था, या आप कहीं से उधारी जमीन लेता था कि भाई मैं आपकी जमीन पे खेती करूंगा और उसे उपजाऊंगा, जो भी फसल होगी वो मैं आप कुछ हिस्सा आपको दे दूंगा, कुछ हिस्सा है वो मेरे पास रख दूंगा। ठीक है, तो ये ग्रस्त वर्ड को याद रखना। ओके जी, याद रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी तकनीक के माध्यम से खेती की जाती थी, हल का उपयोग किया जाता था, बैलगाड़ी है, फावड़ा है, खाद है, ये बेसिक चीजें, इसको याद नहीं रखोगे तो चलेगा। ठीक है जी, ये चीजें ज्यादा याद रखने लायक है नहीं, यहाँ पे नहीं रखोगे तो भी आपका काम है वो हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं अशोक की धम्म की नीति के बारे में, थोड़ा और बेसिक बात कर लेते हैं। धम्म का मतलब क्या होता है, धम्म का मैं एक बार फिर से बता दूं। धम्म का मतलब होता है, ये पाली भाषा का शब्द है, धम्म है वो पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब होता है धर्म, इसका मतलब ही धर्म होता है। अशोक का धम्म है वो धर्म से कोई अलग नहीं है। अशोक का धम्म है वो धर्म ही है, बट इसे अलग नाम दिया गया धम्म, क्योंकि पाली भाषा का शब्द है। संस्कृत में जो धर्म कहा जाता है, पाली में उसे धम्म कहा जाता है। धम्म में क्या बातें होती, धम्म में अशोक ने नैतिकता के बारे में बातें की थी। कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक है वो कमजोर हो जाता है, अशोक का हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है, वो धर्म की आवश्यकता पड़ जाती है, धर्म की नीति को अपनाते हैं। धर्म की नीति क्यों अपनाता है, क्योंकि अशोक चाहता है कि मैं है ना अब अहिंसा को अपनाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा, ताकि लोग है वो मेरे साथ जुड़े रहे, लोग मेरे खिलाफ विद्रोह न करें। इस वजह से अशोक है वो धर्म की नीति को अपनाता है, धम्म की नीति को अपनाता है। इसके लिए अशोक है वो अहिंसा, सर्वधर्म सद्भाव को अपनाता है, बड़ों का आदर करता है, सच्चाई की बात करता है, प्रजा सेवा की बात करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। अपने धर्म का प्रचार भी करता है। अपने धर्म का प्रसार कैसे करता है, इसके माध्यम से शिलालेख खुदवाता है, स्तंभ लेख है, विदेशों पे अपने बच्चों को भेजता है, अपने जो भी इसके अंडर में जो काम करने वाले थे ना उनको विदेशों में भेजता है, अपने धर्म का प्रचार करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अशोक के धम्म के बारे में थी। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेन पॉइंट मेरा ये था, हम ये बात कर रहे थे कि अशोका ने है ना कौन से, कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक जीत जाता है। जीतने के बाद में क्या सच में अशोक का धर्म है वो, अशोक है उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग के युद्ध को आप ध्यान से देखोगे, कलिंग के युद्ध में लाखों सैनिक मरते हैं, अशोक के भी सैनिक मरते हैं और सामने वाले भी सैनिक मरते हैं। इसके बाद में अशोक को एहसास हो जाता है, अशोक है वो दूरदर्शी राजा था, वो काफ़ी दूरदर्शी भविष्य क्या सोचता था। अशोक को ये लगता है कि भाई पूरे भारत पे अगर अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो ऐसे युद्ध करके कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा भी नुकसान होगा, सामने वाला को भी होगा। बट सामने वाला का हो रहा है, साथ साथ में हमारा भी हो रहा है, तो हम ग्रो कर नहीं पाएंगे। तो अगर हमें पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है, इसके लिए हमें शांति का सहारा लेना होगा, लोगों की भावनाओं के पास में जाना होगा, लोगों की भावना है वो समझना होगा। इसके लिए इस टाइम में जो लोगों का धर्म ज़्यादातर था, ज़्यादातर लोग इस टाइम में बुद्ध धर्म को मानते थे, मतलब बुद्धिज्म की ओर जा रहे थे। ज़्यादातर लोग हैं वो किसी व्यवस्था के लिए, क्योंकि पुरानी व्यवस्था कौन सी थी, पुरानी थी हमारे सनातन की व्यवस्था थी। सनातन की व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना थी, जातिवाद की भावना थी, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे, जातिवाद के कारण लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। अशोक ने इस सेंटीमेंट को समझा, अशोक ने रियलाइज किया कि भाई लोग है ना बुद्धिज्म की ओर जा रहे हैं, बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में अशोक ने उस धर्म का प्रचार भी किया, ताकि लोग हैं वो बुद्धिज्म से जुड़े और अशोक से भी जुड़े। अशोक कभी नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है, अशोक खुद का प्रसार कर रहा था, अशोक खुद की सोच को फैला रहा था, अशोक खुद की धर्म को फैला रहा था, और लोगों को लग रहा है कि अशोक ने बुद्धिज्म का प्रचार किया है। नहीं, अशोक ने खुद का प्रचार किया है, अपने जो धर्म था उसका प्रचार किया है, अपने धर्म की नीति का प्रचार किया है। और लोग जैसे जैसे बुद्धिज्म से जुड़े वैसे वैसे लोग अशोका से जुड़ते गए, और अशोक को अपने पिता की समान देखने लगे, अशोक को एक भगवान के समान देखने लगे। इसी कारण से अशोक ने पूरे भारत पर राज स्थापित किया था। कोई लोग अशोक का खिलाफ विद्रोह करते, अशोक वहां पे शांति की सेना भेज देते थे, किसी प्रकार से आंख देखा के, मतलब हिंसा भी नहीं करता था, परंतु आंख भी दिखाए रखता था, डरा कर भी रखता था,
और हिंसा का सहारा भी नहीं लेता था। इसी प्रकार से इसके खिलाफ कहीं विद्रोह देखने को नहीं मिलता है। जहां जहां इसको शक था कि इसके खिलाफ विद्रोह होने वाला है, जैसे कलिंग के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन खुदवाया है वहां पर उसने लिखाया कि कलिंग के लोग मेरे अपने हैं, मुझे कलिंग से बहुत प्रेम है। ऐसा इसने इस वजह से लिखवाया क्योंकि कलिंग के लोग हैं वो अशोक से प्रेम करें, अशोक को अपना माने। और वहीं बात करते हैं अफगानिस्तान की, वहां पर जिस इसने इंस्क्रिप्शन खुदवाया ना, वहां पे इसने लिखवाया कि सम्राट अशोक ग्रेट शासक है, इसके खिलाफ कोई नहीं करता, सारे लोग हैं वो अशोक से सहमत है। ऐसा इसने इसलिए लिखवाया कि कोई लोग है इसका विद्रोह न करे, उनको पता होना चाहिए कि अशोक है वो कौन है, अशोक बहुत पावरफुल है, ताकि इसके खिलाफ विद्रोह न हो जाए। इसलिए इस प्रकार की इसने बात की थी। एक जगह ये बात कर रहा है कि लोग शांति से रहें, कलिंग में ये बात कर रहा है, और अफगानिस्तान में दूसरी बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि लोग हैं वो अशोक से जुड़े रहे। जिनको लगता है कि अशोक के खिलाफ विद्रोह करेंगे वहां पर डराने की बात कर रहा है, और अशोक को लगता है कि ये लोग मेरे से डरे हुए, ऑलरेडी डरे हुए, कलिंग के लोग हैं वो मेरे से ऑलरेडी डरे हुए, उनको प्यार से रख रहा है। वहां पर इंस्क्रिप्शन भी इसी प्रकार के खुदवा रहा है। तो यहाँ पे अशोक बहुत दूरदर्शी शासक है, बहुत लंबे समय की सोच रहा है, आगे की सोच रहा है, भविष्य की सोच रहा है। और यही जो अशोक की नीति है ये आने वाले टाइम में जब अशोक के बाद वाले जो राजा बने उनके लिए बैकफायर कर जाती है। अशोक की जो अहिंसा की नीति है अशोक के टाइम में सही से काम कर जाती है, क्योंकि अशोक ने डरा के भी रखा था। अशोक अफगानिस्तान में डरा रहा है, कलिंग में प्रेम कर रहा है, दोनों प्रकार की नीति को अपना रहा है। परंतु यही जब नीति है बाद वाले राजा अपनाते हैं, अशोक के जो पुत्र है, उनके जो पुत्र है वो अपनाते हैं, तो वो इनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग हैं वो इनके खिलाफ हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम में मौर्य वंश है वो खत्म हो जाता है। तो मौर्य वंश के खत्म होने के पीछे, मौर्य साम्राज्य के नष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो अशोक की थी, क्योंकि अशोक अहिंसा की बात करते हैं, अशोक हथियार न उठाने की बात करते हैं, अशोक धर्म की नीति की बात करते हैं। तो आने वाले टाइम के इनके जो वंशज थे वो इस नीति को फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनका नष्ट हो जाता है, वो साम्राज्य है वो नष्ट हो जाता है, मौर्य जो साम्राज्य है वो खत्म हो जाता है। तो अगर डिक्लाइन की बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन के पीछे रीजन क्या था, तो मौर्य साम्राज्य के पीछे डिक्लाइन की एक वजह अशोक की थी, अशोक की नीतियां भी थी। ठीक है, क्योंकि कोई राज्य है वो अशोक के समान राज्य देखने को मिला नहीं था। और भी कारण थे, पर महत्वपूर्ण नीति है वो अशोक की नीति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अशोक है वो एक दूरदर्शी राजा था। ये कुछ इंफॉर्मेशन सम्राट अशोक के बारे में थी। यहाँ पर ये हमारा पूरा चैप्टर वो एंड हो जाता है। हमने सारी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। हेलो जी, ठीक है, हमने सारी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है, कुछ भी चीज पीछे नहीं छोड़ी है। आप सारी चीजों को एक बार ध्यान से पढ़ना, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा, एक बार देख लेना, ध्यान से इसको चीज़ों को फॉलो करना, लिखने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट जो काम की चीज़ें मैंने ध्यान से 2-2, 3-3 बार बताइए, उसको एक बार लिख लेना। प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इन सारी चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, वहाँ पर क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से इन चीज़ों को रटने की कोशिश करना, रट लेना, यहाँ पे लिख लेना कहीं पे और रटने की कोशिश करना। पूरा है वो चैप्टर हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखा है। कल भी 1.5 घंटे का हुआ था, आज 2 घंटा होने को आए। काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात की, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। ओके जी, अब एंड करते हैं इस चैप्टर को। कल नए चैप्टर के साथ में नया अध्याय है वो शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ में। जय हिंद, जय भारत।